अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, सो आप लोग सबसे पहले मुझसे सवालात कर लो। मैंने देखा अभी कि ग्रुप में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। मैं एक दिन गायब क्या हो गया, तुम लोगों ने तो सवालात की बौछार कर दी थी। मुझसे सवालात कर लो पहले। किसी को कोई मसला है? आदिल के सवालात आ रहे थे काफ़ी, और आई गेस एक दो और इश्यूज थे, एक दो और लोगों को थे। आई हैव एन इशू विद डेट सब्ट्रैक्ट। ओके आदिल, क्या इशू है मुझे बताओ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है। हम्म। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास जो डेस्कटॉप में डेट इशू की ऑप्शन ही नहीं शो हो रही। ऑल दो मेरे कॉलम का जो टाइप है वो तो कैलेंडर है दोनों में, डेट्स में। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ दोनों को कंट्रोल प्रेस करके, तो डेट के अंडर वो ऑप्शन आनी चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट डेट्स हम्म। डेज। तो सही वो है। मेरे पास नहीं है। और कहीं सेटिंग में कोई इशू है, क्या हो सकता है इसका? सेटिंग में तो ऐसा जिसका कोई इशू देखा तो नहीं है मैंने। देखना पड़ेगा इसका इशू के कोई सेटिंग में मसला आ सकता है कि नहीं ऐसा। वैसे ऐसा ये मसला पहली बार ही मैंने भी सुना है कि डेट्स माइनस नहीं हो रही, और वो मतलब यहाँ आप पे। अगर यहाँ पे कहते हैं मतलब तो ग्रेड स्क्रीन आउट। शेयर करके दिखा देता हूँ। हाँ जी। यहाँ पे ग्रेड आउट आ रही है, राइट? ऑप्शन ही नहीं आ रही वो। आपको मैं दिखाऊं ना, सब्ट्रैक्ट डेज वाली ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, आप अपनी तो स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको अलाउ करता हूँ। ओके ओके, कर रहा हूँ। ओके। बताइएगा अगर नजर आए तो। ठीक है। मैंने आपको अलाउ कर दिया। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं, मुझे मेरी स्क्रीन शो हो रही है, बाकी लोगों को शो हो रही है? नहीं, किसी को भी शो अच्छा नहीं अच्छा। हो रही। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर दो और अपनी नहीं, वो स्क्रीन। मैंने कर दिया है। अब देखिए, अब शो हो रही होगी डेस्कटॉप वाली। एक मिनट। एक मुझे शायद अपनी स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा, तब मुझे तुम्हारी स्क्रीन शो होगी शायद। शेयर स्क्रीन को मैं बंद कर देता हूँ अपनी तरफ से। ओके, शेयर। रिक, वो रिक्वेस्ट सेंड होती है ना, तो शेयर कर दे। अभी हो जाएगी। अब चेक कीजिएगा प्लीज। जी जी, आप भेजो। अब देखिए जरा। नहीं, अभी भी नहीं हो रही। हाँ, अब आई आई स्क्रीन। हाँ, अब तुम करो शेयर। ये देखें, ये एक डेट का कॉलम है, और डेट टाइप भी सही है, डेटा की है। नहीं और नहीं, दूसरा तुम्हारी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, सबको वो शो हो रहा है, क्या कहते हैं तुम्हारा नाम। बाकी स्टूडेंट्स बताओ, किसी को शो हो रही है आदिल की स्क्रीन? नो, किसी को भी शो नहीं हो रही अच्छा, आदिल। अब एक करो। मिनट। अभी नो, स्टिल नो आदिल। क्या वजह है? ये सो मैं कहना तो वो मेरी स्क्रीन शो हो रही थी आपको। आस्क टू स्टार्ट वीडियो। आस्क टू स्टार्ट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन शायद होगा। आस्क आदिल टू स्क्रीन वीडियो शो करने का कह रहा है। वीडियो शो तो नहीं करवानी, स्क्रीन शेयर करवानी है। यस। नहीं नहीं, मैं हाँ, अब कुछ हुआ। हाँ, हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, अब हो गई स्क्रीन। आपको कौन सी स्क्रीन शो हो रही है, वो अब हो गई, डेस्कटॉप हो गई। वाली? हाँ, अब शो हो हो गई गई तुम्हारी सर। स्क्रीन। हाँ, ऑर्डर डेट है और स्टॉक डेट है, ठीक है। हम्म। ये शो हो रहा होगा। यस। कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है, दोनों सिलेक्ट हो गए। ओके। ठीक है। अब मैं डेट में जाऊंगा। अगर इसी ट्रांसफॉर्म में करना है तो मर्ज हो जाएंगे, अदरवाइज ऐड कॉलम में जाना पड़ेगा। तो इधर से ही अगर मैं करूं, तो यहाँ पे नहीं आ रही ऑप्शन। और अगर ऐड कॉलम में जाके करूं, तो उसमें तो ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा, ये सारा डिम है। वापस ट्रांसफॉर्म में जाओ, ओके। और यहाँ पे ये आके डेट पे क्लिक करो। जी हाँ। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन शो रहे हैं। क्या तुम कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो क्या? पता नहीं, मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल था ये।
मतलब कोर्स लेने से पहले से मेरे पास था, लेकिन अगर अपडेट आई होती तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है ना। माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड किया हुआ है आपने? जी हाँ, जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट से। कंबाइंड डेट एंड टाइम भी बंद है तुम्हारा। हाँ जी, सो ये भी बंद है। कोई भी ऑप्शन तुम्हारा शो नहीं हो रहा। ओके। सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन भी बंद है तुम्हारा। दोनों ही सारे ऑप्शन ही बंद है तुम्हारा, सब्ट्रैक्ट आ ही नहीं रहा है, सही बात है। ये तो एक अलग ही इशू है। मैं देखता हूँ, रुको, इसका मेरे पास इसमें ये तुमने शायद डेफिनेटली कुछ ना कुछ तुम्हारी सेटिंग में मसला हुआ है, तभी ये और ऑप्शन दूसरी चीज ये है कि वर्जन इसका कैसे पता चलेगा, ये लेटेस्ट है या पुराना है। इसका इसकी वर्जन कोई कैसे? सिक्योर, मतलब हाँ इसका पावर BI डेस्कटॉप का। हाँ हाँ, इसकी तो मैं यहाँ पे ना क्या कहते हैं, ऑप्शन आता है इसका। कहाँ पे तुम्हारा लैपटॉप कौन सा है? ये लेनोवो है, T420। T420 ना। इसका वर्जन तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें कंट्रोल पैनल पे जाना होगा। कंट्रोल पैनल पे जाके तुम्हें डिवाइसेस के अंदर पता चल जाएगा। रुको, यहाँ पे तुम्हें अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी कर दूँ, तो प्रोग्राम्स के अंदर अनइंस्टॉल प्रोग्राम, इसमें तुम्हें पावर बीआई मिल जाएगा। और पावर बीआई का ऑप्शन आ जाता है इसमें। ओके। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट से इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो नहीं आएगा। ओके, सही है। अच्छा, आदिल, ये जो ऐड कॉलम का ऑप्शन आ रहा है ना, ये हमारे पास आ रहा है ऐड कॉलम के अंदर, सब्ट्रैक्ट और इसका डेज का। अब तुम्हारे अंदर ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा, तो मैं एक काम करो, पहले स्टॉक ऑर्डर डेट और फिर स्टॉक डेट। जी जी। तुम सिर्फ एक काम करो कि सिर्फ ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करो। जी, किया उसी हाँ, को। फिर ऐड कॉलम पे जाओ। ओके, ऐड कॉलम पे। अपडेट पे जाओ। अब सब्ट्रैक्ट डेज का अब है नहीं है वो। ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। इनेबल नहीं है। जी हाँ, हाँ ऑप्शन आ गया है। हाँ, अब पहले ना वापस स्टॉक डेट पे जाओ, पहले स्टॉक डेट पे क्लिक करो। ओके, ये हाँ, आप ऑर्डर डेट पे कंट्रोल दबा के क्लिक करो। ये बंद दोनों हो रहा सिलेक्ट हो गए हैं ना। है। दोनों सिलेक्ट तो हो गए। बंद हो गए जी हाँ, ये बंद हो गया। ओके। अ, तुम्हारे इसमें यहाँ पे ये डेट का चेक करवाओ मुझे जरा। मैं जरा एनोटेट ऑन करूँ ताकि तुम्हारा ये मसला आज हल होके ही रहे। एनोटेट का ऑप्शन कहाँ गया? ओके, अपनी ये डेटा टाइप दिखाओ दोनों के। डेटा टाइप। ऊपर ओके, से नहीं, इस पे क्लिक कर दो, होम हाँ। में। ओके, चलो होम पे भी दिख जाएगा वैसे तो। ट्रांसफॉर्म में। हाँ, ट्रांसफॉर्म पे जाओ। ये है। डेट है और इसको चेक करो, दोनों के डेट है, सही है। उसका भी कैलेंडर बना हुआ है ना, इसका मतलब है डेट है। डेट एंड टाइम भी हो सकता है ना, कभी कभार सो हो सकता है अच्छा, कि उसका इसका भी दोनों का चेक हो जाएगा अलग अलग। हाँ, दोनों का अलग अलग चेक करो। इसका डेट आ रहा है, सही है। और इसका चेक करो। इसका इसका भी डेट है, ऊपर तो हम्म, डेट आया है। हाँ, दोनों का डेटा टाइम भी सही है। ऐसा कोई मसला है नहीं इसमें। प्रोबेबली तुम्हारे वर्जन का इशू चल रहा है। वर्जन चेंज करने की कोशिश करो, तो मैं ना माइक्रोसॉफ्ट पे जाओ और वहां जाके अपडेट करने की ट्राई करो। अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करो, प्रॉब्लम शायद प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि और चीज़ें तो हाँ, सही है, कुछ भी मसला नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे कर लूंगा। वैसे भी अभी चलें, क्लास का टाइम, आप कंटिन्यू करें ना, मैं बाद में इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लूंगा, फिर चेक ओके ओके, करूंगा। सही है। ठीक है। थैंक यू। ओके गाइस, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, बल्कि लास्ट क्लास कल तो हुई नहीं थी, लास्ट क्लास में जो मेरी क्लास लास्ट हुई थी उसमें हम लोगों ने ना हमारे ग्रुप बाय एडवांस जो ग्रुप बाय था वो सीख लिया था, पैरामीटर सीख लिए थे, फिर हमने मर्जिंग कॉलम सीख लिया था, मर्जिंग क्यूरी सीख लिया था, फिर हमने अपेंडिंग भी सीख लिया था, फिर अपने अपेंडिंग फ्रॉम फोल्डर भी सीख लिया था, और हमने आखिरी में जाते हुए ये ऐलान किया था कि हमारा पावर क्यूरी इख्तिताम पजीर हो चुका है। मैं पावर क्यूरी में जितनी चीजें सीखनी थी हमने सब कुछ सीख लिया। इसमें हमने कंडीशनल कॉलम भी आगे सीख लिया था लास्ट वीक ही। तो अब हमने क्या करना है, हमने चलना है होम टैब पे और हमने क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और अब हमने आ जाना है अपने फ्रंट एंड की साइड पे। सो स्टेप वन का हमने सारा काम कर लिया, हमने जितनी क्लीनिंग करनी थी, जितनी मैनिपुलेशंस करनी थी, जितना डेटा को अपग्रेड करना था, हमने सब कुछ कर लिया। और अब हम अपने स्टेप टू पे बढ़ने वाले हैं।
सो स्टेप वन था हमारे पावर बीआई एक्सपर्ट बनने का, कि स्टेप वन में हमें करना क्या था, पावर क्यूरी सीखना था। स्टेप टू था डेटा मॉडलिंग, स्टेप थ्री था डेक्स, और स्टेप फोर था रिपोर्टिंग। सो अब हम जा रहे हैं अपने स्टेप टू पे, जो कि है डेटा मॉडलिंग। नाम से जितना आसान लगता है, और है ना, जितना आप इसको वर्किंग भी जब करने पे आओगे तो जितना आसान है, उतनी इसकी बैकग्राउंड पे इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उतनी कॉन्सेप्चुअल है। जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू के अंदर मैंने पर्सनली, जब भी मैं डेटा एनालिस्ट या फिर बीआई एनालिस्ट के इंटरव्यूज लेता हूँ ना, तो जहां मैं सबसे ज्यादा बच्चों को पकड़ लेता हूँ ना, बच्चे तो नहीं, वैसे तो वो कैंडिडेट्स होते हैं, तो जहां मुझे पता है ना कि वो फंसेगे, वो होता है डेटा मॉडलिंग सेक्शन। सबसे छोटा सेक्शन है ये, सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा, बट सबसे ज्यादा बच्चे फंसते ही यहाँ पर आके। और यहाँ हम लोग पूछते कि बैक एंड पे हो क्या रहा है, उसकी कहानी हम लोग पूछने लगते हैं उनसे, कि उनको कॉन्सेप्चुअली कितना पता है कि पावर बीआई में वो लोग जो काम कर रहे वो हो कैसे रहा है, या सिर्फ उन्हें ऊपर ऊपर से चीजें आती है, या उन्हें अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी वर्क करती है असल में। सो अगर मैं आपको मॉडलिंग जाके दिखाऊं, सो मॉडलिंग का लुक आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का मेरे पास मॉडलिंग का लुक है। और यहाँ मुझे बस इन सबको कनेक्ट करना है और अलाइनमेंट्स करनी है, बस दैट्स इट, काम हो गया, और कुछ भी यहाँ पे मुझे करने की जरूरत नहीं है। बट ये अलाइनमेंट करनी क्यों है, ये काम करता कैसे है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, लुकअप्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल था जो आप लोगों का पहले दिन से आ रहा था, कि सर यहाँ पर तो सिर्फ इतना इतना छोटा छोटा डेटा है। आप तो कह रहे थे कि ये यूज होता है लाखों रॉस के डेटा के लिए, यहाँ तो पाँच पाँच दस दस बारह बारह रॉस का डेटा है खाली। सो सर इसका भी कॉन्सेप्ट है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा था। सब आप लोगों का यही सवाल था कि सर ये तो बड़ा छोटा छोटा डेटा आप लेके आए हो, इसका क्या सेंस बन रहा है, और क्यों हमने इसको अलग अलग कॉलम्स में रखा है। ये ऐसा सवाल होता है इंटरव्यू के अंदर जहाँ सारे लोग यही बोलते हैं कि अलग अलग रखने के ये बेनिफिट है, फलाना बेनिफिट है, लोगों को मजा आता है अलग अलग रखने में, डेटा इंजीनियर फाइल ही ऐसी देता है हमको। अच्छा भाई, फाइल देता है ऐसी, तो तुम लोग फिर इससे करते क्या हो, ये भी तो बताओ ना आगे। सर हम कनेक्ट कर देते हैं। क्यों कनेक्ट करते हो? वो तो सर रिक्वायरमेंट होती है ना, इसलिए हम कनेक्ट कर देते हैं। ये ना लोगों के नॉर्मली जवाबात होते हैं। सो है ना, अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्यों इस तरीके से तोड़ तोड़ के आपको दिया जाता है, और जो आप लोगों के सवाल भी थे कि क्यों सर सब कुछ अलग अलग है, तो अब हम लोग है ना इसके जवाबात सर्च आउट करते हैं। और इसके जवाबात को सर्च करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जो कि है डेटा नॉर्मलाइजेशन का। सो अभी आधा घंटा हम लोग उसी के ऊपर थोड़ी कहानी वहानी डिस्कस करेंगे कि डेटा नॉर्मलाइजेशन होता है क्या है, इसकी क्यों नीड आ पड़ी हमें, और अब जब आ पड़ी है तो हम लोग किस तरीके से इस पे वर्किंग कर सकते हैं। सो हेड्स ओवर टू एक्सेल ताकि मैं आप लोग एक्सप्लेन कर सकूं चीजें। सो यहाँ मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, आपको सबको एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है? मुझे मैसेज पे बता दो सबको, एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो बड़े कदीम जमाने पहले की बात है, आज से 1800 साल पहले की, नहीं ज्यादा हो गया, खैर ठीक है, 1800 जो भी जितने भी साल पहले की एक बात है, क्या नाम, जब डेटा एनालिसिस हुआ करती थी ना, जब ये नया नया ट्रेंड आया था मार्केट में डेटा एनालिसिस का, जैसे मैंने आपको कहानियों में भी सुनाया है बहुत, कि डेटा एनालिसिस की ये जरूरत आ पड़ी, वो जरूरत आ पड़ी, ऐसी जरूरत आ पड़ी। तो नॉर्मली जब कंपनी ने डेटा एनालिसिस का देखा कि यार हमें डेटा एनालिसिस करनी पड़ेगी ताकि हम बेहतर डिसीजंस ले सके, तो उन्होंने स्टार्ट की वर्किंग करना एक्सेल से। उन्होंने अपना सारा डेटा जो जमा किया वो एक्सेल के अंदर किया, वहीं पे सारी एनालिसिस की, वहीं पे सारी चार्टिंग्स वगैरह की, सब कुछ एक्सेल के अंदर उन्होंने ठूस दिया कि एक्सेल के अंदर ही हम सब कुछ करते रहेंगे। सो एक वक्त ऐसा आया एक्सेल में कि ना चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। अब वो वक्त कौन सा था? जब बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया। अब बिग डेटा क्या होता है, कि ना कंपनी किसने इनिशियली जब डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया ना, तो उनके पास थोड़ा बहुत डेटा था, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ गुल अहमद को समझ आ गया यार हमें डेटा कलेक्ट करना है ताकि हम लोग ये पता कर सके कि हमें अपनी ब्रांच कहाँ पे खोलनी है, हमारे कस्टमर्स कौन सी एज के हैं, और कौन से कस्टमर कौन सी दुकान से ज्यादा आ रहे होते हैं, मतलब कौन से एरिया से ज्यादा आ रहे होते हैं, और है ना हमारी सेल्स कितनी है, हर प्रोडक्ट की क्या डिमांड चल रही है, रेशमी कपड़ा चाहिए, सिल्क का कपड़ा चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए, हर एक का वो लोग एनालिसिस करके देखना चाहते हैं।
सो इनिशियली उन्होंने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया गुल अहमद ने, तो उनके पास लगभग 100 ब्रांचें थी। 100 ब्रांच से हर दिन 100 रॉस का डेटा आता था, 100 लोगों की एंट्री की जा रही होती थी, और उनके पास दिन के आखिर में 10,000 रॉस का डेटा अवेलेबल होता था। 100 इंटू 100, 10,000। तो पहले वो लोग सारी फाइलें कहाँ जमा करते थे? एक्सेल के अंदर। और ये एक्सेल की फाइल किसके पास आती थी? डेटा एनालिस्ट के पास। डेटा एनालिस्ट क्या करता था? इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देता था कि यार इस पे एनालिसिस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ। सो जस्ट अज्यूम कि ये भी एक 10,000 रॉ का डेटा है। जस्ट अज्यूम, अभी मुझे पता है कि ये सिर्फ 10 रॉस का है, बट जस्ट अज्यूम कि ये 10,000 रॉस का डेटा है। ठीक है। सो इसमें हो क्या रहा है कि ये 10,000 रॉस का जो डेटा आपके पास आ गया है ना, तो ये हर दिन आता जा रहा है। हर दिन 10,000, 10,000, 10,000, 10, 10, 10, 10, 10। इस तरीके से हर दिन 10,000 रॉस का डेटा आता जा रहा है। तो मतलब महीने के आखिर में आपके पास 3 लाख रॉस का डेटा अवेलेबल है। सो प्रॉब्लम क्या आने लगी है एनालिस्ट को कि उनका जो एक्सेल सॉफ्टवेयर था वो हैंग होने लगा। उनका पूरा लैपटॉप को मौत आने लग गई। लैपटॉप क्रैश होने लगे एक्सेल सॉफ्टवेयर, क्योंकि जाहिर है एक्सेल के अंदर आप जब भी 1 लाख रॉ से ज्यादा डेटा भरोगे ना, गया एक्सेल। वो जवाब दे देगा कि मेरे से ना हो पाएगा भाई, मुझे माफ करो। वो हैवी लैपटॉप्स के ऊपर काम कर सकता है जो कंपनीज के पास होते हैं, लाइक i7, वो भी 100 टेगाबाइट्स की उनकी स्टोरेज होती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, उसमें वो काम कर देते हैं। मगर जब कोई बंदा घर पे बैठ के कर रहा है या किसी हल्के लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो एक्सेल भी हाथ जोड़ लेता है कि भाई मुझसे इतनी लंबी फाइलें ना बर्दाश्त हो पाएगी। सो अब ये मसले गुल अहमद को भी आने लगे, और जितनी भी अलकरम, सारी जितनी भी कंपनीज थी, इम्तियाज ले लो, हर कंपनी को ये मसले आने लगे। और दुनिया भर की जितनी कंपनीज थी सभी ने ये मसला फेस किया इनिशियली डेटा एनालिसिस के फेज में, कि यार बिग डेटा आ चुका है, डेटा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि एक्सेल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक्सेल हैंग हो रहा है, हमारी एनालिसिस हो ही नहीं पा रही, और हम ऑटोमेशन की तरफ भी नहीं जा पा रहे। तो भाई अब है ना, उन्होंने सबने माइक्रोसॉफ्ट को कंप्लेन करने लगे यार कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो लेके आओ, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो लेके आओ। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है ना। तो सबने सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट से मांगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यार हमारे पास कुछ है ना अक्लमंद एआई वाले लोग मौजूद है। ठीक है। उन्होंने अपने सारे बंदों को बिठाया यार कि कोई सॉल्यूशन बताओ। ये सारे लोग तो कंप्लेन कर रहे हैं, हर स्टोर वाला, मतलब हर बिजनेस वाला कंप्लेन कर रहा है मुझसे, यार तुम लोग कोई सॉल्यूशन निकालो वरना माइक्रोसॉफ्ट की तो सारी सेल्स गिर जाएगी हमारी तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बंदे थे, उन्होंने कुछ नोटिस किया यहाँ पे डेटा सेट के अंदर। डेटा सेट के अंदर उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे एक चीज मौजूद थी जिसे कहा जा रहा था रिपीटेशन। ठीक है। यहाँ पे उन्हें कुछ रिपीटेशंस मिली, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रॉस का डेटा, ये आप लोगों ने अज्यूम किया हुआ है, 1 लाख समझ के चलो। उन्होंने कहा कि यार इस कंपनी के पास, गुल अहमद का उन्होंने डेटा उठाया। उन्होंने कहा यार देखो, एक चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इस कंपनी के पास इस डेट पे, ठीक है, इतनी सेल्स हुई है, 2 ऑर्डर्स आए, ये वाला प्रोडक्ट बिका है, 214, जो भी प्रोडक्ट था, आई डोंट नो क्या था, उस प्रोडक्ट का ये एसकेयू था, ये इस प्रोडक्ट का नाम था, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस थी, यहां से वो कस्टमर आया था। ठीक है। कस्टमर ये वन पता नहीं कराची का है, कराची का कस्टमर आया हुआ था, कंट्री पाकिस्तान थी, और उसने एक एक प्रोडक्ट दोनों खरीदे। ठीक है। 2 अलग अलग ऑर्डर नंबर है। तो ये एक बंदा आया था और ये दूसरा बंदा आया था, ये दूसरा ऑर्डर नंबर है ना। तो 2 अलग अलग बंदे आए थे 1 तारीख को, और उन्होंने सेम प्रोडक्ट खरीदा है, जिसका एसकेयू, नाम, प्राइस, और वो दोनों ही कराची से थे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेम दिख रही है उनको। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर है ना एक रेपुटेशन का फैक्टर आ रहा है। क्या रेपुटेशन आ रही है? यार कि एक प्रोडक्ट है, लेट से कि हम लोग बेच रहे हैं नूरपुर का डब्बा, नूरपुर ही नाम है ना, चलो हॉर्लिक्स ले लो, मुझे नूरपुर याद भी नहीं है कि क्यों मुंह पे आ गया। खैर हॉर्लिक्स का डब्बा ले लो, कि इम्तियाज हॉर्लिक्स का डब्बा बेच रही है। सही है। अब इम्तियाज के अंदर 10,000 बंदे आके एक दिन में हॉर्लिक्स खरीदते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होगी तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ रहा होगा? उसका क्या कहते हैं, हॉर्लिक्स का नाम लिखा हुआ रहा होगा कि यार बंदे ने आगे हॉर्लिक्स खरीदा है। उस हॉर्लिक्स के आगे हॉर्लिक्स की डिस्क्रिप्शन आ रही होगी कि यार हॉर्लिक्स कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, जाहिर है उनके पास सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। उसके आगे हॉर्लिक्स की प्राइस आ रही होगी, प्राइस भी ऑब्वियसली सेम ही होगी, बार बार वही प्राइस आ रही होगी। उसका एसकेयू आ रहा होगा। ठीक है। उसका मॉडल आ रहा होगा कि किस कंपनी से रिलेटेड है, या फिर,
तो 5-6 इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है। तो उन्होंने, उनके पास 10,000 डॉस का डेटा आया था, 10,000 डॉस में सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही थी, हॉर्लिक्स पिका, हॉर्लिक्स पिका, हॉर्लिक्स पिका, हॉर्लिक्स पिका, हॉर्लिक्स पिका। उसका मॉडल नेम ये है, उसका एसकेयू ये है, उसकी प्राइस ये। तो ये सेम इंफॉर्मेशन 5 दफा अलग अलग कॉलम के अंदर रिपीट हुई थी। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, 214 वाला एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। एक कंपनी, उसके पास तीन ही प्रोडक्ट है इस वक्त, 214, 215 और 220। इसके नाम क्या क्या है वो यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए। सो जब भी इस प्रोडक्ट की कोई सेल हो रही है, तो ये जब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो वो ये भी रिकॉर्ड होता है, उसका एसकेयू भी रिपीट होता है, उसका नाम भी रिपीट होता है, उसकी प्राइस भी रिकॉर्ड होती है। और चलो ये तो बाकी डिफरेंट चीजें, बट ये सब रिपीट हो रहा होता है। तो उन्होंने कहा यार ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 लाख रॉस का डेटा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर हमारे पास जितने कॉलम एक्स्ट्रा होंगे, हर एक में 1 लाख वो बार इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही होगी। जैसे 1 लाख बार प्रोडक्ट की आ रही होगी, 1 लाख बार एसकेयू आ रहा होगा, 1 लाख बार नेम आ रहा होगा, 1 लाख बार प्राइस आ रही होगी। मतलब ये सारी चीजें 1 लाख दफा रिपीट हो रही होगी। जबकि इंफॉर्मेशन हमको पता है कि 214 वाला जो प्रोडक्ट है उसका एसकेयू हमको पता है कि यही है, यही नाम है, यही प्राइस है। तो ये रिपीट क्यों हो रही है? और जब ये रिपीट हो रही है तो जाहिर है यार, कॉमन सेंस की बात है कि डेटा इतना सारा आपने चार चार कॉलम ऐड कर दिए, तो ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख रॉस का डेटा बन गया है। अगर हम लोग सम हाउ इस रिपीटेशन को स्किप कर दें, तो इससे हमारी रॉस कम हो जाएगी, और जब रॉस कम हो जाएगी और कॉलम कम हो जाएंगे, तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा और हम उसके ऊपर वर्किंग कर पाएंगे आसानी से। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन। ये उन्होंने देखा, ये उन लोगों ने समझा कि यार हम लोगों को किसी तरीके से डेटा को कम करना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कॉलम्स को गायब कर देते हैं। और उन्होंने एक नाम निकाला, नाम तो नहीं वैसे, एक कॉन्सेप्ट निकाला एट्रीब्यूट्स का। उन्होंने कहा कि हर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है हर कंपनी को का, तो उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स मौजूद है, जैसे कि ये क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या कहलाए जाएंगे? प्रोडक्ट डिटेल्स, राइट। ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या कहलाए जाएंगे कि एक वाली जो टेरिटरी की है वो कराची है, टू वाली न्यूयॉर्क है, तो जहां जहां वन आएगा वहां वहां कराची पाकिस्तान आएगा, जहां जहां टू आएगा वहां न्यूयॉर्क और यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, जहां जहां वन आएगा वहां कराची पाकिस्तान आएगा। तो बोला इन सबको एट्रीब्यूट नेम दे दो, इन सबको क्या दे दो, एट्रीब्यूट नेम दे दो, और इनको एक अलग टेबल में ले जाओ। सही है, ये इन्होंने समझाया सबको। इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप लोग क्या करो कि ये जो 3 कॉलम है ना, सबसे पहले क्या करो, ये 4 कॉलम है ना, इन चारों को आप लोग यहाँ से गायब कर दो। ठीक है, गायब करो। अब गायब कैसे होगा भाई? आप लोग यहाँ से इन 3 कॉलम्स, इन चारों कॉलम्स को उठाओ। इसको यहाँ से मैं उठाता हूँ। ठीक है, इन चारों कॉलम्स को यहाँ पे उठाओ, एक दूसरा टेबल बनाओ, उसमें चारों टेबल की इंफॉर्मेशन ले जाओ। ओके, और यहाँ पे जाके फिर जो भी डुप्लीकेट है ना उसे हटा दो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आके रिमूव डुप्लीकेट करूँ, सो देखो मेरे पास अब 3 प्रोडक्ट्स बचे। 3 प्रोडक्ट्स की ये इन्फॉर्मेशन है, ये नाम है, ये प्राइस है। उन्होंने कहा सेम काम करो इसके लिए भी, इसके भी तुम लोग सारी इन्फॉर्मेशन उठाओ। ये तीनों एट्रीब्यूट, ये तीनों एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि वो कॉलम्स जो एक दूसरे से लिंक्ड है समहाउ। टेरिटरी की सिटी और कंट्री सब लिंक्ड है ना, जो सिटी कराची है, कराची ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान से बाहर इंडिया लिख दूं मैं, कि कराची एक इंडिया वाला था, एक कराची पाकिस्तान वाला कस्टमर था, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो जहां पे जो एट्रीब्यूट एक दूसरे से लिंक्ड है उनका एक अलग टेबल बना दो। सही है। 214 एक प्रोडक्ट का की है, उसका एसकेयू यही रहेगा जिंदगी भर, उसका नाम भी यही रहेगा, उसकी प्राइस भी यही रहेगी। ठीक है, प्राइस चलो ऊपर नीचे बाद में हो सकती है, प्राइस वैसे नॉर्मली नहीं आता इसमें, बट फिलहाल हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस भी सेम ही रहने वाली है लाइफ टाइम के लिए। सो उन्होंने क्या कहा कि यार इन सबको अलग अलग टेबल्स में ले जाओ। अब जैसे इसको भी मैं एक अलग टेबल में ले आता हूँ। ओके, और इसमें भी क्या करो आके, इसमें भी तुम लोग जाके रिमूव डुप्लीकेट कर दो, और हमारे पास सिर्फ यूनिक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? ओनली यूनिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो भी डुप्लीकेशंस थी ना, उन सबको तुम गायब कर दो। ये सब तुम्हारे यूनिक टेबल बन चुके हैं। ठीक है, और यूनिक टेबल को उन्होंने नाम दिया डायमेंशंस का। किसका नाम दिया? डायमेंशंस टेबल इसे कहा गया।
जो भी आपके यूनिक टेबल होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एट्रीब्यूटल इंफॉर्मेशन गिवन होती है, कि जिसके अंदर कोई ना कोई डिटेल्स होती है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्रोडक्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है, प्रोडक्ट का स्टाइल क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, ये सब प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। तो वो सब प्रोडक्ट के डायमेंशन टेबल में चला जाएगा, तो इसको हम नाम दे देंगे डायमेंशन टेबल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। एक और बन सकता है टेरिटरी का, आप बना लो, जैसे टेरिटरी एक सोल्जर बाजार, टेरिटरी वन आपने की दे दी, उसमें लिखा सोल्जर बाजार, सोल्जर बाजार आया कराची में, कराची आया सिंध में, सिंध आया पाकिस्तान में। सो ये वो इंफॉर्मेशन है जो चेंज नहीं होने वाली। कभी करा सोल्जर बाजार हमेशा कराची में ही रहेगा, कराची हमेशा सिंध में ही रहेगा, सिंध हमेशा पाकिस्तान में ही रहेगा। सो ये सारे एट्रीब्यूट टेबल्स कहलाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सब अलग अलग एट्रीब्यूट्स बन रहे। और कहा इन सबको अलग अलग डायमेंशंस बना के रख दो। प्रोडक्ट का अलग बन गया जिसके अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और टेरिटरी का अलग बन गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है, और कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें रिपीट नहीं होगी। ठीक है ना, ये नहीं होगा कि कराची की आपने दो दो बार लिख दी कि एक कराची है, कराची कराची, और कराची पाकिस्तान में आपने वापस लिख दिया। नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेशंस नहीं होगी, डायमेंशन में किसी भी हाल के अंदर भी डुप्लीकेशंस नहीं हो सकती। अगर आप डुप्लीकेशंस करोगे तो जाहिर है फिर आपके आंसर्स गलत आ सकते हैं। सो ये वाली चीज उन्होंने एक्सप्लोर की। अच्छा चलो, हमने डायमेंशंस में डाल दिया, अब क्या करें। उन्होंने कहा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ से ये सारे रिपीटेड कॉलम्स है ना उनको हटा दो, और उनमें से सिर्फ एक ऐसा रखो जो इनसे कनेक्ट कर सके। ठीक है। मतलब ये चार कॉलम्स है मेरे पास जो कि बार बार रिपीट एक साथ हो रहे ना, और इनको मैंने इनका डायमेंशन भी बना दिया। तो बोला इनमें से किसी को, सिर्फ एक को यहाँ पर रखो, बाकी सबको डिलीट कर दो, बाकी तीनों को डिलीट कर दो। अच्छा, अब एक कौन सा रहेगा। तो ये डिसाइड किया गया कि एक की हमेशा रहेगी, कि एक नंबर हमेशा रहेगा, क्योंकि टैक्स वगैरह में कभी भी कोई गड़बड़ वगैरह हो सकती है, और डेट में भी गड़बड़ हो सकती है, तो आप हमेशा एक नंबर वाली चीज को की बनाओगे, और उस की को अपने मेन टेबल के अंदर रखोगे। सही है, बाकी सारी चीजों को हटा दोगे। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया और हमने इन तीनों को यहाँ से गायब कर दिया। सेम गोस हियर, यहाँ पे टेरिटरी की इंफॉर्मेशन है, ये तीनों कॉलम सेम है, अब इन तीनों में से किसी दो को डिलीट कर देना है, तीन है ना तो दो डिलीट हो जाएंगे। सो ये दोनों यहाँ से भी डिलीट हो गए। सो अब मेरे पास जो मेरा मेन डेटा है वो इतना सा रह गया, और इस मेन डेटा को अब हम लोग नाम देते हैं फैक्ट टेबल। सो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, इन दोनों के अंदर फर्क क्या दिख रहा है तुम लोगों को। डायमेंशन टेबल्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं हो रही होती, वाइल इन द फैक्ट टेबल इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही होती है। ठीक है, एक ही दफा हो रही होती है, मगर हमारे पास पहले चार कॉलम्स थे जिनके अंदर सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही थी, हमने तीन को उड़ा दिया। हमने कहा एक है, एक के अंदर ही हम लोग रिपीटेशन रखेंगे। ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है समझने में कि ये कॉन्सेप्ट क्या लेके आए, फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, किसी को कोई मसला बताओ मुझे, चैट पे जल्दी जल्दी बता दो। यस यस अलवीना, आपका डायमेंशन टेबल वो टेबल्स होता है जिसके अंदर कोई भी रिपीटेशंस नहीं हो रही होती, और सिर्फ यूनिक डेटा होता है, और वो किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा होता है, किसी भी एट्रीब्यूट को डिस्प्ले कर रहा होता है। आप यहाँ पे कस्टमर का भी बना सकते हो, टेरिटरी का बन रहा है, प्रोडक्ट का बन रहा है। जैसे एक कस्टमर आया आपके पास, सही है, वो कस्टमर ने, जैसे मैं ना इम्तियाज से ना हर 10 दिन में इम्तियाज जाता हूँ। जी आदिल, इंडस्ट्री में फैक्ट और डायमेंशन ही यूज होता है नाम। ठीक है, और यही नाम से पूरा चल रहा होता है, आपके जो वेयर हाउसेस होते हैं वो भी इसी के ऊपर चल रहे होते हैं पूरे डेटा के। सो जैसे कि एक कस्टमर का भी डायमेंशन बन जाता है, अभी आप लोगों ने देखे भी तो सही, ये आपके सारे डायमेंशन टेबल्स थे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आप लोग पूछ रहे थे ना कितनी कम क्यों है। ये सब आपके डायमेंशन टेबल थे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं हो रही। अब देखो ये ना, ये एक तीनों अलग अलग है। आप लोग नॉर्मली बच्चे मुझसे पूछे सर यहाँ पे भी तो यूनाइटेड स्टेट्स रिपीट हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स रिपीट हो रहा है, मगर ये चीजें अलग है ना। मतलब एक है नॉर्थ वेस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स, एक नॉर्थ ईस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स, एक सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तीनों अलग अलग है। जैसे सोल्जर बाजार कराची के अंदर आया, नुमाइश कराची के अंदर आया, पीसीएचएस कराची का आया, तो कराची तो रिपीट हो रहा है, मगर उसके साथ साथ उसके जो एड्रेसेस है वो भी तो चेंज हो रहे हैं ना। सो वो टोटली एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इस वजह से वो अलग अलग कहलाए जा रहे हैं। सर इस फैक्ट टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन टेबल, यस यस अलवीना, ओके।
सो यहाँ पर आप लोगों को अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ पे कीज आ चुकी है। ओके, और कीज आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो अब मेरा बॉस मेरे पास आया और उसने कहा चलो, हमने ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये हमें अपडेट बोली थी, हमने अपडेट कर दी। और है ना, अपडेट कर दी, देखो डेटा कितना कम हो गया है, मतलब एटलीस्ट कॉलम तो गायब हो गए ना, तुमने 3 कॉलम यहाँ से हटा दिए, ये 3 कॉलम हमने हटाए थे, 2 यहाँ से हट गए, 5 कॉलम हट गए, मतलब 1 लाख रॉस का डेटा सेट था, 5 कॉलम तुमने हटा दिए, मतलब 5 लाख रॉस तुमने गायब कर दिए। सो मतलब डेटा तो हल्का हो गया ना यार, 5 लाख रॉस तुमने गायब कर दी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है यार, बात तो बड़ी मजे की कर दी आपने। उन्होंने कहा चलो आ जाओ, अब एनालिसिस से स्टार्ट कर दो, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा ओके बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार चलो अब मुझे एनालिसिस दो कि हर प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, कितनी क्वांटिटी बिकी है। मैंने कहा ओके। सो मैंने कहा यार 214 वाला एक प्रोडक्ट था, ठीक है, मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई, 214 वाला एक प्रोडक्ट था, एक 215 वाला प्रोडक्ट था, एक 220 वाला प्रोडक्ट है। नाम इनके क्या है, आई डोंट नो, ये प्रोडक्ट्स है। इनकी कितनी सेल्स हुई है भाई, इनकी हुई है, एक बार एक यूनिट बिका है, एक बार दूसरा भी बिका है, फिर दो और फिर चार, मतलब टोटल 8 यूनिट इसके बिके। सो 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 215 वाले के मेरे 5 यूनिट बिके हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। और 220 वाले के मेरे लगभग 9 यूनिट बिके हुए, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ये रिपोर्ट बन गई, मैंने रिपोर्ट को अच्छे से सजाया वजाया किया, और ये रिपोर्ट को मैंने जाके चिपका दिया मेरे बॉस को। मैं बॉस को बोला सर ये रही, आपने पूछा था प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया, सो ये लीजिए आपका आंसर आ गया। उसने कहा यार इसके अंदर नाम कहाँ है प्रोडक्ट के, मुझे बताओ 214 कौन सा प्रोडक्ट है, 215 कौन सा प्रोडक्ट है, 220 कौन सा प्रोडक्ट है, मुझे कैसे पता चलेगा। याद आया सेम इशू दैट वी फेस्ड वाइल ग्रुपिंग, हमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं मिल रहे थे, याद होगा आप लोगों को, हमने किया था क्लास 1 में समथिंग में, ठीक है। सो यहाँ पे मसला आ गया, मैंने कहा सर एनालिसिस हो ही नहीं पा रही थी, जब मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने नाम को लाने की कोशिश की मुझे मिल ही नहीं रहा था, नाम तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे। सही है, तो उन्होंने कहा यार नाम निकालो, हाँ अच्छी बात नहीं है, ऐसी गलत बात है। मैंने कहा अच्छा सही है। 214 वाले का नाम है स्पोर्ट्स 100, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पोर्ट 100। फिर है ना, उन्होंने कहा दूसरे का बताओ, मैंने कहा दूसरा है 215, उसका है ब्लैक वाला स्पोर्ट्स 100, तो मैंने कहा ब्लैक, और मैंने कहा ब्लू। तो मैंने कहा सर ये सेल्स है, स्पोर्ट्स का 8 बिका है, ब्लैक का 5 बिका है, ब्लू का 9 बिका है। उसने कहा यार ऐसे तो हमारे पास 1,000 प्रोडक्ट है, तो तुम क्या एक एक करके देख के लिखने बैठोगे। मैंने कहा सर कोई और चारा ही नहीं है। उन्होंने कहा क्यों चारा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि सर अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एंड एनी अदर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे टैबलू हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, पावर बीआई हो, एसक्यूएल हो, पाइथन हो, जावा हो, C++ हो, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर जो एनालिसिस के लिए यूज होता है ना, उसके लिए एक कंडीशन साथ में दी गई है, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी इन वन टेबल टू कंप्लीट योर एनालिसिस। आपकी सारी इंफॉर्मेशन जिसकी आपको एनालिसिस करनी है वो सब एक टेबल में होना लाजमी है, वरना आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात हुई भाई, मैंने कहा देखो सर आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है क्या प्रोडक्ट का। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा सर कैसे करूं, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी आप एनालिसिस कर सकते हो, वरना आप एनालिसिस नहीं कर सकते। सो उन्होंने फिर कॉल की माइक्रोसॉफ्ट को, और पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे बड़े बड़े, उन सबने कॉल्स की माइक्रोसॉफ्ट को कि यार तुमने एक कॉन्सेप्ट तो हमको दिया डेटा नॉर्मलाइजेशन का, कि सबको तोड़ के अलग कर दो, मगर अब तो एनालिसिस ही नहीं हो सकती, हमको पता कैसे चलेगा कि नाम क्या है, टेरिटरी क्या है, कराची में कितनी बिक्री हुई, न्यूयॉर्क में कितनी बिक्री हुई, हेलमेट की कितनी बिक्री हुई, यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी बिक्री हुई, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, क्योंकि तुमने तो डेटा ही गायब करवा दिया सारा। अब हम करें कैसे। तो फिर है ना माइक्रोसॉफ्ट के बंदे है ना सर पकड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा भाई अब हमें ने इनको तुड़वा तो दिया, अब हमें किसी तरीके से इस फैक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा डायमेंशन के साथ। और वहां पे इजाद हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग जो हमारा स्टेप 2 है। डेटा मॉडलिंग में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार देखो, अब्बास भाई जब ये रिसर्च कर, अब्बास भाई को जब है ना उसके बॉस ने पूछा था ना कि यार 214 की का प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो उसने कैसे देखा होगा, मतलब उसको कैसे पता चला कि इस प्रोडक्ट का नाम हेलमेट रेड है, कैसे पता चला। तो उसने किया क्या होगा कि अब्बास साहब ने देखा होगा कि उसने यहाँ से 214 214 214 214 लिया, उसकी इन्होंने सेल्स निकाली,
8 हुई। ठीक है, अब उनसे पूछा गया कि ये 214 वाले का नाम क्या है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने जाके उनकी आंखें इस तरीके से चली, और उनकी आंखें पहुंची इधर डायमेंशन टेबल पे। और उनकी आंखों ने देखा कि यार ये 214 प्रोडक्ट है मेरा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है रेड हेलमेट बाइक, स्पोर्ट्स जो भी है हेलमेट है। सही है ना। तो मतलब यार जब अब्बास की आंखें ऐसा कर सकती है, तो हम भी क्यों ना पावर बीआई एक्सेल इन सबकी आंखें बना दे, जो कि इसको इसके साथ कनेक्ट करके इसकी इंफॉर्मेशन देख सके। तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला डेटा मॉडलिंग का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग बनाएंगे कनेक्शन मॉडल्स, जिसके थ्रू क्या होगा कि हर जो रॉ है, हर रॉ के अंदर जो आईडी मौजूद है, जैसे 214 यहाँ पे मौजूद है, वो अगर हम कनेक्ट कर दे डायमेंशन टेबल के साथ, और डायमेंशन टेबल में वो 214 को देखे, मतलब 214 को देखे, और उसके बाद वो क्या करे, उसके बाद वो उसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन हमने मांगी है उसे एक्सट्रैक्ट करके लाके दे दे। सो इससे क्या होगा, इससे ये सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ, और कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, हम लोग नाम पकड़ पाएंगे। बट अभी भी एक मसला था, अभी भी आपको सिर्फ नाम देख लेने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट था कि आप लोगों के सारी इंफॉर्मेशन विद इन अ कॉलम टेबल होनी लाजमी है, तभी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नाम देख लिया, हमने हमने 214 को 214 से कनेक्ट करके उसका नाम तो देख लिया। अब हमें सम हाउ क्या करना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन को वापस इसी टेबल में लेके आना पड़ेगा, तभी एनालिसिस हो पाएगी ना, वरना एक टेबल में नहीं है तो एनालिसिस ही नहीं हो सकती। बट फिर मसला वही पहला वाला आ गया कि यार जब यहाँ की इंफॉर्मेशन वापस यहीं लानी थी, तो फिर तोड़वाया क्यों था तुमने, यहाँ तो पहले से लिखा हुआ ही था, तुमने बोला तोड़ो तो वो तोड़ के हमने यहाँ पे डाल दिया, अब तुम बोल रहे हो वापस इधर ही ले आओ। तो वो तो फिर स्टोरेज का वही मसला आ गया कि मुझे ये पांचों कॉलम को वापस यहाँ पे लाना पड़ेगा। सही है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, हम कुछ करेंगे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक वर्चुअल माइंड बनाया हर सॉफ्टवेयर का। एक्सेल का भी एक वर्चुअल माइंड है, एक वर्चुअल मेमोरी है, एक वर्चुअल स्पेस है, कुछ भी कह के चलो। पावर बीआई के अंदर भी एक वर्चुअल स्पेस है, जो आपको नहीं दिखेगा, जो हवा के अंदर होगा, जो उनके क्लाउड्स के अंदर है। ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे ही आप इन दोनों के कनेक्शन बिठाओगे, आप कहोगे कि ये जो फैक्ट टेबल वाली मेरी प्रोडक्ट की है, ये कनेक्टेड है डायमेंशन टेबल वाली प्रोडक्ट की के साथ, कि यहाँ पे जब 214 जो आ रहा है वो यही वाला 214 है, ठीक है, या यहाँ पे जो 215 आ रहा है वो यही वाला 215 है। और आप इसको कह रहे हो कि ये दोनों सेम है। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, मैंने कहा है कि प्रोडक्ट की और ये वाली प्रोडक्ट की सेम है, और यहाँ पे जहाँ 215 लिखा है वो यही 215 है, और इसके सारी आगे की इंफॉर्मेशन इसी के साथ बिलोंग करती है। तो फिर क्या करेगा पावर बीआई अपने दिमाग के अंदर एक कॉलम क्रिएट टेबल क्रिएट करेगा। आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखे, आपके पास आपके जो मेन डेट टेबल है उसमें नहीं दिखेगा। मगर क्या करेगा, जैसे ही आप इनका कनेक्शन बना लोगे ना, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन उठा के यहाँ पे ले आएगा। तो मैंने प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की को कनेक्ट कर दिया, सही है, डेटा मॉडल में जाके। तो पावर बीआई क्या करेगा कि ये एसकेयू की हेडिंग यहाँ पे ले आएगा। मैं यहाँ पे इन तीनों की हेडिंग्स को यहाँ पे ले आएगा। बट हेडिंग्स को आपको दिखाएगा नहीं, वो इसको इतना लाइट कर देगा कि आपकी आंखें इसे ना देख पाए। सही है, ये देखो इसने इतना लाइट कर दिया कि ये आपको नहीं दिखेगा। और वो फिर क्या करेगा, 214 चेक करेगा, ये रहा 214, इसके आगे की सारी इंफॉर्मेशन 214 के आगे आके लिख देगा। सही है, फिर 215 को चेक करेगा, 215 वाली सारी इंफॉर्मेशन 215 के आगे आके लिख देगा। और 220 को चेक करेगा, 220 के आगे आके सारी इंफॉर्मेशन लिख देगा। मगर ये वाला जो टेबल है ये आपको शो नहीं होगा, ये उसके वर्चुअल माइंड के अंदर रहेगा, और ये वाला डेटा आपकी नजर के सामने नहीं होगा। ये पूरी मेमोरी पावर बीआई के दिमाग के अंदर है। फिर मैंने कहा कि ये वाली टेरिटरी की और ये वाली टेरिटरी की आर कनेक्टेड, कि ये दोनों सेम है। ओके, यहाँ पे रिपीटेशन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिक है। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं मैनी, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है ना, मैनी टू वन, या फिर वन टू मैनी।
आप जैसे कनेक्ट करो उसके हिसाब से मैनी टू वन या वन टू मैनी कहलाया जाएगा, कि एक जगह रिपीटेशन है और एक जगह एक ही बार लिखा हुआ है, या फिर एक जगह एक बार लिखा हुआ है और दूसरी जगह पे बहुत बार लिखा हुआ है। सही है, दोनों सेम चीज है, मैनी टू वन या वन टू मैनी। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया, मैंने कहा ये टेरिटरी की और ये टेरिटरी की आर द सेम। ओके, सो ये दोनों इन्होंने कहा सेम है, तो अब पावर बीआई क्या करेगा, अपने दिमाग के वर्चुअल माइंड के अंदर दो कॉलम और ऐड करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो वो यहाँ पे डालेगा इसे, और वन को जाके चेक करेगा, तो वन है कराची पाकिस्तान, तो जहां जहां वन दिखेगा वहां वहां कराची पाकिस्तान डालता जाएगा वो, और जहां जहां टू दिखेगा वहां वहां न्यूयॉर्क डालता जाएगा वो। और इस तरीके से वो आपको सेम टेबल ला के दे देगा, लाइक दैट। और अब ये होगा पावर बीआई के दिमाग के अंदर। और अब जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन विद इन अ टेबल आ चुकी है, तो नाउ वी आर अनेबल कि अब हम कर सकते हैं काम। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स हेलमेट की कितने प्रोडक्ट्स बिके। सही है, ये हम एनालिसिस कर पाएंगे अब। सो स्पोर्ट्स हेलमेट के हमारे 8 यूनिट बिके हैं, ब्लैक के हमारे 5 यूनिट बिके हैं, और ब्लू के हमारे 9 यूनिट बिके। तो अब हम ये वाली एनालिसिस कर पाएंगे। ये नंबर्स आपको नहीं लाने ना, नंबर्स तो पावर बीआई को लेके आने। तो पावर बीआई ने कनेक्ट कर दिया है अपने दिमाग में, तो वो ये एनालिसिस अब कर पाएगा। पहले नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एक टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट जैसे ही हमने कनेक्शन बिठाया उनके पास एक ही टेबल, वर्चुअल टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंडेड टेबल्स भी कहा जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है ना दैट व्हाट इज एक्सपेंडेड टेबल्स, तो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जब आपका जो नॉर्मल टेबल है, सही है, जब आपका जो नॉर्मल टेबल है वो एक्सपेंड हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द डेटा मॉडल। आप जो डेटा मॉडल से कनेक्शन बना रहे होते हो, तो उसके बेस पर जो टेबल का एक्सपेंशन हो रहा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल टेबल एक्सपेंडेड टेबल या फिर एक्सपेंशन टेबल। सही है। Sir, please repeat virtual table पर how it is formed. It is formed by the connection. जैसे ही मैंने टेरिटरी की और टेरिटरी की को कनेक्ट करूंगा ना डेटा मॉडल के थ्रू, ये डेटा मॉडल कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। सो जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा ना, और मैं पावर बीआई को बता दूंगा कि ये टेरिटरी की और ये वाली टेरिटरी की आर द सेम थिंग, तो वो क्या करेगा, वो जहाँ पे जहाँ जहाँ वन है वहां वहां कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान आके लिख देगा। और जहां जहां टू मिलेगा उसे, वहां वहां न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स लाके दे देगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। हमें सिर्फ मॉडल को कनेक्ट करना है, बाकी सारा काम पावर बीआई का है। और यही वाला काम हम करते हैं डेटा मॉडलिंग के अंदर, कि हमें कनेक्शंस बनाने होते हैं, और फिर पावर बीआई उसको अपने वर्चुअल माइंड के अंदर उसका एक एक्सपेंडेड टेबल बना देता है। क्लियर है यहाँ तक सबको चीजें? एनी कंफ्यूजन गाइस? यस यस अब्दुल्ला, इट्स लाइक ईआरडी। आप ईआरडी के अंदर जो कनेक्शंस बना रहे होते हैं ना, उसका बैक एंड के अंदर उसका जो प्रोसेस है वो ये होता है। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर ईआरडी होता है, और यहाँ पे इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग मॉडलिंग कह रहे होते हैं। जी गाइस, अलवीना, बाकी सबको क्लियर है चीजें? वाजिद, सुकैना, एनी, बिलाल और इशफाक, मरियम, एवरीथिंग इज क्लियर? ग्रेट। सो लेट्स मूव टू दी मॉडलिंग साइट एंड सी। इसको मैं सेव अभी बंद नहीं करता, इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत चीजें चाहिए। सो लेट्स मूव टू द मॉडलिंग साइट एंड नाउ वी हैव दीज टेबल्स। ठीक है, सो इनमें से कुछ हमारे डायमेंशन टेबल्स है और कुछ हमारे फैक्ट टेबल्स है। तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, टेरिटरी डेफिनेटली डायमेंशन टेबल है, क्योंकि उसके अंदर सारी रिपीटेशन नहीं है, सब यूनिक है। और है ना, इंडस्ट्री के अंदर डेटा इंजीनियर्स आपको ये चीज लड़ सकते हैं। जी जी, ये रिलेशनशिप्स ही कहलाए जाते हैं वकार। ओके, सो इंडस्ट्री के अंदर आपको यहाँ पे लुकअप्स के नाम से दे दी जाती है फाइल नॉर्मली, या फिर डिम के नाम से फाइल दी जाती है जो डायमेंशंस की फाइल होती है। तो जहां जहां लुकअप लिखा हुआ है वो सारी हमारी डायमेंशन फाइल्स होती है। और जहां जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लाइक सेल्स डेटा के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये ऑब्वियसली हमारी फैक्ट टेबल है। आप देख भी सकते हो फैक्ट टेबल के अंदर रिपीटेशन है, 360 इतनी सारी दफा रिपीट हो रहा है।
ओके। सो कस्टमर की भी आप देख सकते हो रिपीट हो रही है, टेरिटरी भी रिपीट हो रही है, सो काफी चीजें यहाँ पे रिपीटेशंस मौजूद है। सो ये हमारा फैक्ट टेबल है। बाकी सारे हमारे डायमेंशंस टेबल है। तो हमें अपने फैक्ट टेबल को कनेक्ट करना है सारे डायमेंशन टेबल्स के साथ। तो हम लोग चलेंगे अपने मॉडल पे, और मॉडल पे मैं ये करूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज करनी है, पहले मुझे पीछे ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके 2022 की लोडिंग बंद कर देनी है, क्योंकि वो मेरे पास उसमें आ चुका है डेटा ऑलरेडी। ओके, और एक और चेंज भी करना था मुझे। एडवेंचर वर्क्स का नाम सही नहीं हुआ है। ओके, ये तो मैंने शायद कुछ तोड़ के दिखाया था आई गेस आपको। ओके, ये वाली फाइल कौन सी थी, ये फाइल। अच्छा, जस्ट टू शो यू समथिंग ना, ये वो वाली फाइल है, तो इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। सो इसका भी अनेबल लोड बंद कर देते हैं हम। ये तो आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए सिखाया था कि किस तरीके से चीज़ें ऑटोमेट हो रही होती है। ठीक है, सो ये हमारा डेटाबेस है। सो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपने जो डायमेंशन टेबल्स है उनको ऊपर रखते हैं हम लोग। अच्छा, बच्चों का ये भी सवाल आता है कि सर ये जो डायमेंशन टेबल्स है ये हमें देता कौन है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो देखो, डायमेंशन टेबल्स वगैरह सारा काम किसका है, इंजीनियर्स का। ये जो डेटा इंजीनियर पीछे बैठे हैं वही ये सारे काम कर रहे होते हैं। कंपनी उनको इन्फॉर्मेशन दे देती है, जाहिर है उनको पता होता है कि वो लोग कौन कौन सी कैटेगरी बेच रहे हैं। पता ही होगा ना, एक कंपनी जब चल रही है तो उनको पता होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचते हैं, या कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके क्या मॉडल नंबर है, कलर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सब कैटेगरी क्या है, हम कौन कौन सी टेरिटरी में बेचते हैं। ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा होता है, आपके कंपनी वाले ही दे रहे होते हैं। कस्टमर का भी उनको पता होता है, कस्टमर का भी उनका डेटाबेस बन रहा होता है। जैसे इम्तियाज में अगर आप अपना रॉयल्टी कार्ड बनवाने चाहोगे तो वो लोग आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो कस्टमर का डेटाबेस भी उनको बंद उनके पास बन रहा होता है, वो आपको ये बना के दे देते हैं कि यार ये हमारा डायमेंशन टेबल है। ये वाले कस्टमर्स आके हमसे परचेजेस करते रहते हैं, और कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जिन्होंने रॉयल्टी कार्ड नहीं बनवाया है। ठीक है, तो उनके पास वो कस्टमर्स की भी एक लिस्ट होती है कि कितने रॉयल्टी वाले कस्टमर्स ने आगे परचेज किए, कितने नॉन रॉयल्टी वालों ने आगे परचेज किए। कैलेंडर टेबल एक ऐसा टेबल है जो आपको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, ये आपको कंपनी नहीं देती, ना इंजीनियर देता है, ये आपको खुद बनाना पड़ता है। वो खुद कैसे बनाते, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। बट है ना, द थिंग इज के ये बनाना इसलिए खुद हमें पड़ता है क्योंकि जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, ये हमसे उस टाइम पीरियड का बना रहे होते हैं। सही है, देखो अगर मैं कैलेंडर टेबल पे भी जाऊं ना, तो कैलेंडर टेबल में हमारे पास हर दिन के अंदर, लेट से इम्तियाज है, इम्तियाज के अंदर मैंने आपको कहा हर दिन हजारों ट्रांजेक्शन हो रही होती है। सो अगर हम ये ईयर, मंथ नेम, डे नेम, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग डायरेक्टली इधर निकालते सेल्स के अंदर, जैसे मैं सेल्स के अंदर ऑर्डर डेट पे जाके ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगता कि ईयर क्या था, मंथ क्या था, स्टार्ट ऑफ डेट क्या थी, वीक कौन सा था, ये कौन सा था, तो यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेड चीजें आ जाती। जस्ट इमेजिन, क्योंकि आपके पास एक दिन के अंदर देखो 4 सेल हो रही है, 5 सेल हो रही है, 10 सेल हो रही है, तो ये इसमें भी रिपीटेड इंफॉर्मेशन आ रही होती है। सो हम लोग कैलेंडर का भी एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर कोई रिपीटेशन ना हो, सिंगल सिंगल डेट्स हो खाली। और फिर हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, हमारी ऑर्डर डेट के साथ या सेल्स डेटा के साथ, तो इनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑटोमेटिकली। इट्स जस्ट लाइक कि हम लोग 1 तारीख को इसकी 1 तारीख से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मेरे पास ये 2020 7 जुलाई वेनेसडे, ये सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी यहाँ पर। ओके। बट हमें दिखेगी नहीं, मगर वो पावर बीआई के वर्चुअल माइंड में एक्सपेंडेड टेबल्स के अंदर आ चुकी होगी। सो अब हमें बनाना स्टार्ट करने कनेक्शंस। तो कनेक्शन में देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैटेगरी लुकअप टेबल है कि कैटेगरी हम कौन कौन सी कैटेगरीज में बेच रहे हैं। अब मुझे कैटेगरीज को कनेक्ट करना है सेल्स डेटा के साथ, ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी हर कैटेगरी की कितनी सेल्स हुई है। ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पे मेरे टेबल के अंदर कोई भी से कैटेगरी की नहीं दिख रही। ठीक है, कंपनी हमेशा आपको कोई ना कोई की देगी जिससे आप इन दोनों को कनेक्ट कर सको। सो इसमें कोई की नहीं दिख रही मुझे। सो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए साइड में। ओके, हम सेल्स डेटा पे आ जाते हैं, और हम लोग आते हैं प्रोडक्ट को भी साइड में कर देता हूँ, इसको भी टेरिटरी पे आ जाते हैं फॉर अ सेकेंड नाउ। सो मेरे पास यहाँ पे टेरिटरी की मौजूद है सेल्स की, और यहाँ पे मेरे पास टेरिटरी की मौजूद है एक और। ठीक है, सेल्स डेटा में अगर मैं जाके चेक करूँ तो टेरिटरी की मैं, मेरे पास 1 से लेके 12 तक नंबर्स थे कि मेरे पास मैं 10 से 12 अलग अलग जगहों पे बेचता हूँ। और अगर मैं सेल्स डेटा में जाऊँ
तो मेरे पास यहाँ पे भी वही 10 चीजें शो हो रही है कि मैं 10 जगहों पे बेचता हूँ माल। 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक, ठीक है। बाकी जो दो है वो हमने एक्स्ट्रा ऐड की थी जस्ट टू शो यू सम एग्जांपल्स। बाकी इनका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है वैसे तो। मेन ये 10 ही थी। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों कीज बन गई। अब मुझे इन दोनों कीज को कनेक्ट करना है। ये चीज है ना सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। डेटा मॉडलिंग वैसे तो सबको बड़ी आसान लगती है। मेन जो मसला आता है ना वो ये आता है कि आपको किन किन कीज को कनेक्ट करना है, किसके साथ। वो है ना समझना एक बड़ा साइंस है। पूरा एक एक हफ्ता लग जाता है वो समझने में। उसके लिए आपको डेटा को समझना बड़ा जरूरी है। मुझे इस डेटा की पूरी नॉलेज है, तो इसलिए मैं आपको अभी कनेक्ट करके दिखा दूंगा। बट जब आप फ्रीलांसिंग में या किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे ना, तो वहाँ आपके पास इतनी सारी अलग अलग टेबल्स होते हैं कि हद नहीं, 50 50 अलग अलग टेबल्स होते हैं। तो उन सबको कनेक्ट करना ना एक दूसरे से, ये अपने आप में एक आर्ट है कि आप सही से कनेक्शन बना दो। और उसके लिए कनेक्शन सही से बनाने के लिए आपको एक एक को जाके चेक करना पड़ता है रैंडमली। कि जैसे टेरिटरी के अंदर 10 कीज मौजूद थी, तो क्या सेल्स के अंदर भी 10 ही कीज मौजूद है कि ज्यादा है या कम है। तो इससे हमें पता चले कि ये दोनों कनेक्ट हो गए कि नहीं, और सेम कीज है या नहीं। ठीक है, सो ये दोनों आपको देखना बड़ा जरूरी है। सो अब जैसे मैं टेरिटरी की को अगर मैं यहाँ से उठाऊं और इस टेरिटरी की के साथ कनेक्ट कर दूं, सो देखो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आ चुका है। वो कह रहा है टेरिटरी की और ये टेरिटरी कनेक्ट हो चुकी है। और 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है, कार्डिनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 किस्म की कार्डिनैलिटीज है। एक मैनी टू वन है और 1 to many है। और 1 to 1 भी है जिसके अंदर दोनों जगहों पे कोई रिपीटेशन ना हो रही हो, तो वो 1 to 1 है। एक है मैनी टू मैनी, तो ये आपका हमेशा एरर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। बट फॉर नाउ ये दोनों आपके मोस्ट 99% ऑफ द टाइम आपके पास ये दोनों ही कनेक्ट हो रहे होंगे, मैनी टू वन या 1 to many। जैसे अभी 1 to many आया ना, अगर मैं यहाँ से ऊपर से नीचे करने के बजाय अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करता, तो मैनी टू वन आ गया। ठीक है, साफ सेम बात है कि एक जगह पे मल्टीपल टाइम है, दूसरी जगह पे एक बार है, तो एक ही मतलब क्रॉस बन रहा है। अगर आपने फैक्ट टेबल से कनेक्ट चीज को उठा के डायमेंशन से कनेक्ट किया, तो आपका मैनी टू वन आएगा। अगर आपने डायमेंशन से की उठा के फैक्ट पे कनेक्ट की, तो आपका 1 to many आएगा। अब यहाँ पे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन इस वक्त इसको छोड़ दो और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते। और ये देखो, ये इनका कनेक्शन बन गया। ये दोनों अब कनेक्टेड है। मतलब अब पावर बीआई के दिमाग में सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई, मतलब काम स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि अगर मैं इसे हटा देता हूँ, फॉर ए सेकेंड में इसे हटाता हूँ यहाँ से, और मैं रिपोर्ट पे जाके आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं आपको कोई चीजें सिखा नहीं रहा, मैं आपको बस कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से मैं एक मैट्रिक्स डाल रहा हूँ, और मैट्रिक्स के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मेरी हर टेरिटरी की पे, ठीक है, मेरे हर टेरिटरी नेम पे, हर कंट्री के अंदर, ठीक है, कितनी सेल्स हुई है मैं वो देखना चाह रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी बिकी है। सो देखो आंसर हर जगह सेम आ रहा है कि मेरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 84,000 बिका है, कनाडा के अंदर भी 84,000 बिका है, फ्रांस के अंदर भी 84,000 बिका है, एंड सो ऑन। तो ये ऑब्वियसली आंसर गलत है। अगर आप टोटल देखोगे तो वो भी 84 है। मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि 84 कैसे हो सकता है भाई। जब नीचे ज्यादा है तो ऊपर कहीं ना कहीं तो कुछ सेट होना चाहिए ना। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं गलती है। तो वो क्यों गलती है, क्योंकि अभी तक हमने टेरिटरी की को, मतलब इस टेरिटरी वाले टेबल को हमारे सेल्स के टेबल से कनेक्ट नहीं किया है। हमारी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो सेल्स के अंदर है, और जो टेरिटरी का नाम है वो टेरिटरी लुकअप के अंदर है। तो हमने अभी तक इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया है। और माइक्रोसॉफ्ट और हर सॉफ्टवेयर का रूल क्या है कि आपका सारा डेटा एक ही टेबल के अंदर होना लाजमी है, तभी जाके आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना पीछे, कि मैं नहीं बता पा रहा था कि यहाँ पे मैंने इनको नहीं कर पा रहा था कि दो कंपनी का प्रोडक्ट का नाम के साथ साथ मैं नहीं बता पा रहा था कि कितने यूनिट बिके। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मौजूद नहीं थी, मतलब वो नाम वगैरह मौजूद नहीं था। इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा था कि यहाँ पे अगर मैं रेट लिख देता कि रेट वाले प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा ही नहीं कि रेट के प्रोडक्ट है ही नहीं कहीं पे। कहीं पे दिख रहा है रेट? नहीं दिख रहा है। वो क्या करेगा, वो टोटल जो आंसर है ना 22, वही हर जगह लिख देगा 22, 22, 22, सारे प्रोडक्ट्स के साथ 22 लिख देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे अभी। अब अगर मैं इन दोनों का कनेक्शन बना देता हूँ,
प्रोडक्ट का भी और टेरिटरी का भी। तो देखो क्या होगा, मैं जाता हूँ मॉडलिंग पे और मैं टेरिटरी का और टेरिटरी की का कनेक्शन बना देता हूँ और सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये कनेक्शन बनाया, ये देखो नंबर्स अपडेट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में 17,000 यूनिट बिके हैं, कनाडा में 10,000 बिके, फ्रांस में 7, जर्मनी में 7, जर्मनी में 9, यूनाइटेड स्टेट्स में 9 और यूनाइटेड स्टेट्स में 29,000। कैसे अपडेट हुआ? क्योंकि अब हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बना दी है। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी ना, कॉन्टिनेंट, कंट्री, रीजन, ये सारी इंफॉर्मेशन अब उठ के आ चुकी है सेल्स डेटा के अंदर। कहाँ पे आई है? एक्सपेंडेड टेबल्स के अंदर आई है, जो पावर बीआई के माइंड के अंदर है, जो आपको शो नहीं हो रहा। मगर आपने ये मॉडल बना दिया है ना, तो मॉडल बनाने के बाद अब पावर बीआई समझ गया है कि यार मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना था, तो उसने इन दोनों को कनेक्ट करके आपको आंसर्स लाके दे दिए सही वाले। सो अब इसी तरीके से आपको अपने सारे टेबल्स को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं कस्टमर टेबल दूसरा, और हम कस्टमर को कनेक्ट करते। तो अगर मैं अभी कोई भी कस्टमर की एनालिसिस करूंगा, जैसे कि अगर मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास मैं चेक करता हूँ कि क्लस्टर्ड ले लेते ना, वो बेहतर रहेगा, या फिर ओके ये ले लेते हैं अभी। सो लेट से अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ कि हर एनुअल इनकम वाले ने, ठीक है, हर एनुअल इनकम वाले ने हमसे कितनी क्वांटिटी परचेज की है। मतलब 60,000 कमाने वालों ने कितनी की है, 10,000 कमाने वालों ने कितनी की। ये अभी हमने पीछे भी देखा था ना, याद होगा आप लोगों को, पीछे भी तो हमने चीजें देखी थी। बट अब अगर मैं यहाँ पे ये चीजें डालता हूँ, तो देखो मेरे आंसर सेम आ रहे हैं कि 10,000 कमाने वालों ने भी हमसे 84,000 यूनिट परचेज किए हैं, 20 ने भी 84, 30 ने भी 84, 40 ने भी 84, 50 ने भी 84, सब ने 84 ही खरीदा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो। जाहिर है ना, इसका मतलब ये वाला चार्ट भी गलत शो कर रहा है। और क्यों गलत शो कर रहा है? क्योंकि दो अलग अलग टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो अगर मुझे, अच्छा अगर मैं यहाँ पे, अब इससे अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, जैसे कि अब अगर मेरे पास यहाँ पे कस्टमर की है और यहाँ पे कस्टमर की है, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, तो देखो इसका भी वन टू मैनी रिलेशन आ रहा है। वन टू मैनी आ रहा है, इसका मतलब सब चीज परफेक्ट है, आगे बढ़ो। सो सेव कर दो, एंड नाउ लेट्स गो एंड सी। सो हर चीज अपडेट हो गई। सो मेरे 10,000 कमाने वालों ने मुझसे 4,000 चीजें खरीदी है, 20,000 कमाने वालों ने 7,000 चीजें खरीदी है, 30,000 कमाने वालों ने 9,000 खरीदी, एंड सो ऑन। सबके चार्ट बन के आ गए। और मैं चाहूँ तो अब अपना वो भी चेंज कर सकता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में ये चाह के देख सकता हूँ कि हर जेंडर ने कितना खरीदा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आ गई। हर इनकम ग्रुप वाले ने कितना खरीदा है, लोअर क्लास, मिडिल, हाई और अपर क्लास ने, वो आ गई इन्फॉर्मेशन। हर मैरिटल स्टेटस वालों ने कितना खरीदा है, हर बच्चे वालों ने कितना खरीदा है, एक बच्चे वालों ने, दो बच्चे वालों ने, तीन बच्चे वालों ने, जीरो बच्चे वालों ने, किसने कितनी चीजें खरीदी है, हर चीज अब मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। किस एजुकेशन लेवल वाले ने कितना खरीदा है, सब इंफॉर्मेशन मुझे एक ही क्लिक पे शो होती जा रही है। जस्ट मुझे इनपुट देना है, वो उसके चार्ट्स बना के देता जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ पावर बीआई। और इसकी जो मेन पावर लाया करती है वो डेटा मॉडलिंग में करती है। आपका वन ऑफ द मेन जो काम होगा वो डेटा मॉडलिंग साइट पे ही होगा। अगर आपने डेटा मॉडलिंग के अंदर गड़बड़ कर दी, तो आपकी पूरी रिपोर्ट के समझो हो गए खत्म सीन, कुछ नहीं हो सकता, फिर जिंदगी खराब हो गई आपकी। आप फिर उसको ढूंढते रहोगे कि क्यों आंसर सही नहीं आ रहे, क्यों आंसर सही नहीं आ रहे। आंसर सही नहीं आने का एक जो रीजन होगा, सिंपल सा, वही होगा कि आपने डेटा मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ कर दी होगी। ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे इस कैलेंडर को भी कनेक्ट कर लेते, तो कैलेंडर की डेट और जो ऑर्डर डेट थी वो सेम थी, मतलब सेम पैटर्न में थी, तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते। ये भी वन टू मैनी है। सही, इनको भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट को भी कनेक्ट कर देते, तो प्रोडक्ट की भी यहाँ पे मौजूद है, ये भी प्रोडक्ट की मौजूद है, तो हम इन दोनों को भी कनेक्ट कर देते हैं। सो ये भी वन टू मैनी है। ओके, सो ये सारे चीजें कनेक्ट हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे जो सब कैटेगरीज मौजूद है और जो कैटेगरीज मौजूद है वो इससे कनेक्ट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ पे इसकी दोनों के अंदर कोई सिमिलर की मौजूद नहीं है जो इन दोनों को कनेक्ट कर सके। कोई भी सिमिलर की नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं भी, तो सारी चीजें तो वर्किंग तो परफेक्टली कर रही है। बल्कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ टेबल व्यू पे, सो मेरे पास सेल्स के अंदर
कैटेगरी और सब कैटेगरी, उसकी कोई की मौजूद नहीं है। ठीक है। अगर मैं सब कैटेगरी में हूं तो सब कैटेगरी के अंदर मेरे पास कैटेगरी की मौजूद है कि मैं कैटेगरी से कनेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं कैटेगरी में हूँ तो यहाँ पे कैटेगरी की मौजूद है। ठीक है, कैटेगरी की डिटेल्स मौजूद है। अगर मैं प्रोडक्ट पे आऊँ तो प्रोडक्ट के अंदर मुझे एक चीज दिख रही है सब कैटेगरी की। कोई पैटर्न नोटिस किया? सब कैटेगरी की यहाँ पे मौजूद है, और सब कैटेगरी के अंदर कैटेगरी की मौजूद है, और कैटेगरी के अंदर तो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है। सही है। और जो आपका प्रोडक्ट टेबल है वो कनेक्टेड है आपके सेल्स के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट की यहाँ पे मौजूद है और ये भी प्रोडक्ट की यहाँ पे मौजूद है, तो इन दोनों ने कनेक्शन बना लिया है। अब क्या हो सकता है, क्या चीज बन रही है, हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, इसके साथ कैसे करेंगे कनेक्ट? तो यहाँ पर है ना एक कॉन्सेप्ट आता है, और हायरार्की का। ठीक है, हायरार्की का एक कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, और इस हायरार्की के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्कीमा स्कीमा कह रहे होते हैं, स्नोफ्लेक स्कीमा कह रहे होते हैं। अब ये क्या किस बला का नाम है? देखो, जो आपके टेबल, जो डायमेंशन टेबल आपके डायरेक्टली आपके फैक्ट टेबल से कनेक्ट हो जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं स्टार स्कीमा। क्या नाम देते हैं? स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमास क्या होते हैं? जो आपके डू वी नीड टू कनेक्ट ऑल द टेबल्स विद फैक्ट टेबल इन मॉडलिंग? यस आदिल, इसके बिना आप कैटेगरी की कोई एनालिसिस नहीं कर पाओगे। मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि कैटेगरी के हर कैटेगरी के कितने यूनिट बिके हैं, हर कैटेगरी का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हर सब कैटेगरी का कितना रेवेन्यू आया है, कितनी कॉस्ट आई है, कितना प्रॉफिट आया है, कितने कस्टमर्स मौजूद है। मैं ये कोई एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर है ही क्या, इसके अंदर मैं इसके अकेले की एनालिसिस क्या कर लूंगा? इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसकी एनालिसिस क्या करूंगा? खाली सा है ये तो। ठीक है ना, तो मुझे इसको सम हाउ सेल्स के साथ कनेक्ट करना है, ताकि मैं रेवेन्यू और ऑर्डर्स और कस्टमर इन सब की डिटेल्स निकाल सकूं। ठीक है ना, वरना मैं डिटेल्स निकाल ही नहीं सकूंगा। सो यहाँ पे हमें सम हाउ कनेक्ट करना है इन दोनों टेबल्स को इसके साथ। ओके, can't we connect category key and product key to product lookup and then to sales table? yes Alvina, we are, हम वहीं पे जा रहे हैं अभी। ये वाले वो आपके वो आपका वो स्कीमा कहलाता है जो आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा होता है, तो ये आपके सारे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार स्कीमा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा क्या कहता है कि जब आप डायरेक्टली अपने फैक्ट टेबल से कनेक्ट नहीं हो रहे होते, मतलब इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे होते हो। ठीक है, मतलब आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद नहीं है सेल्स के साथ, बट इनडायरेक्ट मौजूद है। अब इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? जैसे कि देखो, कंपनीज क्या करती है, कंपनी ने देखा यार कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है। अब असल में अगर मैं यूनिलेवर की बात करूं, उनके पास 1,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। ठीक है ना, तो 1,000 प्रोडक्ट्स की वो लोगों ने यहाँ पे की तो डाल दी, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हर प्रोडक्ट की एसक्यूयू, नाम, प्राइस, कॉस्ट, मॉडल, स्टाइल, कलर क्या क्या है, किस ब्रांड से ताल्लुक है, एंड सो ऑन। अब है ना वो सारी कीज जो थी, जो आपके प्रोडक्ट्स थे, वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, सब कैटेगरी को बिलोंग करते थे, और वो सब कैटेगरी किसी कैटेगरी को बिलोंग करती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग उसको डायरेक्टली इससे लिंक नहीं करेंगे सेल्स टेबल से। क्यों? क्योंकि अगर सेल्स टेबल से डायरेक्टली लिंक किया तो हमें यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा कैटेगरी की का, एक और कॉलम उसके बाद ऐड करना पड़ेगा सब कैटेगरी की का। तो 2 कॉलम मुझे एडिशनल कीज के यहाँ पे ऐड करने पड़ रहे ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन दोनों को यहाँ पे ऐड ही नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, हम उनको इनडायरेक्टली इससे कनेक्ट करते हैं। अच्छा भाई, इनडायरेक्टली कैसे कनेक्ट होगा? जैसे देखो, जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है और प्रोडक्ट की जो सब कैटेगरी है वो सम हाउ प्रोडक्ट से कनेक्टेड है। जाहिर है वो प्रोडक्ट की ही सब कैटेगरी है और कैटेगरी है, तो सब कुछ कनेक्टेड है ना, प्रोडक्ट से तो कनेक्टेड है। जैसे मैं कह रहा हूँ लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय हेल्थ केयर के कैटेगरी से कनेक्टेड है। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है जिसकी कोई कैटेगरी ही नहीं है, वो एवं ही एक बना रही है, पता नहीं चूड़न बना रही होगी, फिर तो जो किसी से कनेक्टेड ही नहीं बन सकता। या फिर वो ऐसी कंपनी होगी जिसके अंदर सिर्फ चूड़न ही बन रहा है, एक ही चीज बन रही है और कुछ नहीं कनेक्टेड है। ओके, सो हर कंपनी, हर एक जो लेजिटिमेट कंपनी है कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कैटेगरीज, सब कैटेगरीज मौजूद होती है। मतलब एक हायरार्की मौजूद होती है, कैटेगरी सबसे ऊपर, फिर सब कैटेगरी, फिर प्रोडक्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थे ना यहाँ पे इसके
आगे की चीजें बना लेते, मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक डायमेंशन बनाते कैटेगरी का। ठीक है, जैसे मैं इसका यहाँ पे डायमेंशन बना लेता हूँ। और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम, जो आपका जो डायमेंशन टेबल था ना उसी के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देंगे, जो आपका डायमेंशन टेबल था प्रोडक्ट का। सो वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने कैटेगरी का कॉलम बना लिया, उसमें उन्होंने जैसे कि लेट से कंपनी के पास दो कैटेगरी थी। पहली थी मोटर्स की, और दूसरी है हेलमेट्स की, शूज की। जस्ट अज्यूम फॉर अ सेकेंड। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने जो कीज है ना वो यहाँ कनेक्ट कर देते हैं कैटेगरी की। ठीक है, स्पेलिंग को छोड़ देना, मेरे वर्ड्स को नहीं देखना, मेरे तासुरात को देखना। तो 214 215 लेट से फॉल करती है कैटेगरी वन के अंदर, मोटर्स के अंदर। और जो 220 है वो फॉल करता है कैटेगरी टू के अंदर। सो अब होगा क्या, कि जैसे ही हम लोग इस वाले प्रोडक्ट टेबल की को हम बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट की जो डायमेंशन की है, ये वाली जो की है कैटेगरी की जो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, ये कनेक्टेड है इस की के साथ। ठीक है, ये आपकी की है ना। ओके, और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सही है, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया, लेट से कि एक आ गया प्रोडक्ट की, और ये उसका आ गया कैटेगरी का नाम आ गया। ओके, सो इन्होंने कहा कि यार मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन दोनों को भी कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों कनेक्टेड है। तो ये दोनों जब कनेक्टेड करते हैं ना, जब दो डायमेंशंस कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस डायमेंशन के अंदर भी देखना ये रिपीटेशन आ रही है। जाहिर है एक प्रोडक्ट दो जगहों से कनेक्टेड हो सकता है ना। ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग इसको अलग तोड़ देते हैं, इसको अलग रख देते हैं। और अब से क्या होगा, जैसे ही वो कनेक्शन बनाएंगे ना, तो पावर बीआई का जो दिमाग है, जिसके अंदर हम एक्सपेंडेड टेबल जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये कैटेगरी का नाम आ जाएगा। ऑटोमेटिकली वो देखेगा वन और वन, तो मोटर्स है, तो वो यहाँ पे मोटर्स लिख देगा आके। और यहाँ पे भी मोटर लिख देगा, और यहाँ पे शूज लिख देगा। ओके, सो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हुई, इन दोनों को कनेक्ट करने से यहाँ पे आ गई। और ये वाला जो आपका डायमेंशन टेबल था, प्रोडक्ट का जो डायमेंशन टेबल था, वो किससे कनेक्टेड था, वो आपके फैक्ट से कनेक्टेड था। तो अब जब फैक्ट इसको जाके देखेगा ना, प्रोडक्ट के डायमेंशन टेबल को, तो वो बोलेगा यार इसके अंदर तो एक नई इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कैटेगरी नेम। तो मैं क्यों पीछे हटूं, वो यहाँ पे कैटेगरी के आगे प्रोडक्ट नेम, उसको कैटेगरी नेम को भी ऐड कर देगा, जो उसका जो एक्सपेंडेड टेबल है ना, जो उसकी मेमोरी है, वहां पे ये नाम भी ऐड हो जाएगा। अब वो कैसे लाएगा नाम, 214 और 215, ये सब किसके अंदर फॉल कर रहे, वो जाके चेक करेगा मोटर्स के अंदर, तो वो मोटर्स को उठा के यहाँ पे ले आएगा हर जगह। ओके, और यहाँ पे वो देखेगा शूज है, तो यहाँ पे वो 220 को शूज दे देगा, और इन सबको शूज पे लाके खड़ा कर देगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है वो इनडायरेक्टली यहाँ तक पहुंची है। उसका इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, मगर वो पहले यहाँ से प्रोडक्ट तक पहुंची, और प्रोडक्ट से वो कहाँ पे पहुंची, आपके फैक्ट टेबल तक। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। और जब ये दोनों सब कनेक्शंस बन गए, तो अब मैं यहाँ पे मोटर्स की एनालिसिस कर सकता हूँ कि हर मोटर की कितनी सेल हुई है, और हर शूज की कितनी सेल हुई है। ये सारी एनालिसिस अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपेंडेड टेबल तक, मेरे वर्चुअल टेबल तक सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो इस इनडायरेक्ट कनेक्शन को हम लोग कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। नो, क्या कहते हैं अब्दुल्ला, इट्स नॉट अ रिपीटेशन। ठीक है, इट्स नॉट अ रिपीटेशन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था। देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये रिपीटेशन है, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये रिपीटेशन दिख रही है। मगर अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, तो मुझे बताओ क्या ओवरऑल अब ये रिपीटेशन कहलाई जा सकती है। ओवरऑल तो ये रिपीटेशन नहीं है ना, अब ओवरऑल तो ये चीजें अब सेम है। यहाँ पे ओवरऑल भी रिपीटेशन आ रही थी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही थी, ये सारी इंफॉर्मेशन रिपीट ही हो रही थी। ठीक है ना। तो इसमें काफी चीजें रिपीट हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ आपका एक ऐसा कॉलम है जो रिपीट हो रहा है। मगर इसके अंदर रिपीटेशन का मसला भी नहीं है वैसे, थोड़ा सा भी, पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेटा ही बहुत कम है।
यहाँ पे हमारा मसला क्या था, फैक्ट टेबल के अंदर रिपीटेशन नहीं ला सकते क्योंकि उसके अंदर लाखों रॉस का मसला है। यहाँ पे तो है ही मुश्किल की 1000 रॉस होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो वो ओवरऑल में जाके वो फिर है ना, रहता भी नहीं है, वो डुप्लीकेट कहलाई भी नहीं जाती। सही है। सो अब हमें पता है कि ये जो कैटेगरी है प्रोडक्ट टेबल, ये जैसे कि हमने बात की कि प्रोडक्ट लुकअप के अंदर सब कैटेगरी की मौजूद है। अगर हम सब कैटेगरी की को चेक करें तो 1 से लेके 37 तक कीज मौजूद है। सो अगर मैं यहाँ पे सब कैटेगरीज में जाऊं तो यहाँ पर भी 1 से लेके 37 तक की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उनका नाम क्या है और उनकी प्रोडक्ट की कैटेगरी की क्या है। और कैटेगरी की चेक करूँ तो 1 से लेके 4 तक है। और यही 1 से लेके 4 तक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसका मतलब है कैटेगरी सब कैटेगरी से कनेक्ट होगी और सब कैटेगरी प्रोडक्ट से कनेक्ट होगी और प्रोडक्ट फैक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह हमारा पूरा इनडायरेक्ट मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ सब कैटेगरी का। सब कैटेगरी के अंदर की मौजूद है, सब कैटेगरी की वो कनेक्ट होगी आपकी सब कैटेगरी की के साथ। और ये कैटेगरी की आपकी कनेक्ट हो जाएगी आपकी कैटेगरी की के साथ। तो ये सारे आपके कनेक्शन बैठ गए और ये सारी अब इंफॉर्मेशन यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक जाएगी, यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक जाएगी, यहाँ से फिर फ्लो होके यहाँ तक आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। यहाँ पे आपको पावर बीआई ये भी शो कर रहा है कि ये वन साइडेड ऑफ रिलेशनशिप है, ये मैनी साइड ऑफ रिलेशनशिप है, फिर ये वन साइड ऑफ रिलेशनशिप है, ये मैनी साइड ऑफ रिलेशनशिप है, ये वन साइड ऑफ रिलेशनशिप है, ये मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप है। अगर अब मैं यहाँ पे आके कैटेगरी की कोई एनालिसिस करूं, सो देखो मुझे शो हो रहा है ऐसे सीरीज कितनी बिकी है, बाइक्स कितनी बिकी है और क्लोथिंग कितनी बिकी है। अगर मैंने बीच में से एक रास्ता भी तोड़ा ना, जैसे कि अगर मैंने इस रास्ते को तोड़ दिया तो अब ये इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं हो पाएगी और इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी तो आपके आंसर्स ही गलत आएंगे, आपके आंसर्स टूट गए। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आगे तक पास ऑन हो रही है। तो इसका आपको रास्ता बनाना पड़ेगा पूरा। तो ये रास्ता इस तरीके से बन के हाथ में आ जाएगा। यस, यस अब्दुल्ला, यस। ठीक है। अच्छा, आपने अच्छी एक चीज याद दिलाई, जो मैं अभी बताना भूल गया था कि आपकी ये जो कीज है ना, जो आपकी रिपीटेड कीज होती है, ये जो रिपीट हो रही होती है, इसे हम कहते हैं फॉरेन की। ठीक है। अच्छा याद दिलाया, मुझे अभी याद आया। ये आपकी फॉरेन कीज है और ये आपकी प्राइमरी कीज है। ठीक है। जो आपकी सिंगल सिंगल कीज होती है ना वो आपकी प्राइमरी कीज होती है और जो जिससे वो कनेक्ट होती है वो उसकी फॉरेन कीज है, जहाँ पे रिपीटेशन होता है। तो फॉरेन का समझो जो मल्टीपल टाइम आती है और प्राइमरी वो जो सिंगल टाइम है, तो ये प्राइमरी की है और ये आपकी फॉरेन की है। ये आपकी फॉरेन की है क्योंकि ये रिपीट हो रही है, ये आपकी प्राइमरी की है। सही है। व्हेन वी हैव रिलेशनशिप ऑफ वन टू मैनी एंड देन ऑल सेट है। जी जी आदिल, अगर आपके ये रिलेशनशिप आ रहे हैं तो ऑल सेट है। अब मैं आपको बताता हूँ मैनी टू मैनी कब आएगा। आप लोगों का एक सवाल आना चाहिए कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कब आ सकता है। यस अलवीना, योर प्राइमरी की शुड बी यूनिक। जब आप अपनी प्राइमरी की को यूनिक नहीं रखोगे, ठीक है, जब प्राइमरी की यूनिक नहीं होगी ना, तब आपके पास एरर आएगा मैनी टू मैनी का। ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, मैं आपको एक इसकी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और की ऐड कर देता हूँ 220 की, सेम जो ऊपर थी ना वही मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ। इसका मैं प्रोडक्ट नेम रख देता हूँ ये वाला। ठीक है। आखिर में मैं कुछ लिख देता हूँ अलग से, आई। इसका नाम हम रखते हैं ये वाला, इसके आगे मैं लिख देता हूँ आइडिश। कुछ भी अलग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी प्राइस रख देते हैं $65। इसकी क्वांटिटी, इसकी कैटेगरी के रख देते 3 और इसका मोटर्स ही रख देते। ठीक है। अब जब आप लोग कनेक्ट करोगे ना अपनी प्रोडक्ट की को अपनी डायमेंशन वाली प्रोडक्ट की के साथ, तो आपके पास एरर आएगा मैनी टू मैनी का। ये जो आपका कहला था ना मॉडल के अंदर मैनी टू मैनी का, अगर मैं आपको चेक करवा सकूं प्रॉपर्टीज, ये वाला एरर आ जाएगा मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी को काफी बार एरर्स कहा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि अब जब आप प्रोडक्ट की को इस प्रोडक्ट की से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको बोल रहा है कि दोनों में
रिपीटेशन है। जैसे यहाँ पे 214 आ रहा है तो यहाँ पे 214 एक बार है, चलो यहाँ पे 215 आ रहा है, यहाँ पे 215 एक बार है, यहाँ पे 220 आ रहा है मल्टीपल टाइम, और यहाँ पे भी 220 आ रहा है मल्टीपल टाइम। तो ये आपका मैनी टू मैनी का एरर है। और ये एरर इसलिए क्योंकि अब पावर बीआई नहीं समझ सकता कि ये जो 220 वाली सेल हुई है, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट कुछ ना कुछ कस्टमर ने आके ऑर्डर दिया और उसने कहा है कि मुझे 220 वाली प्रोडक्ट की खरीदनी है, मतलब उसका जो भी प्रोडक्ट एसोसिएट है उसके साथ। तो अब पावर बीआई नहीं बता सकता कि यार इनमें से कौन सा वाला है 220 वाला, आयरिश वाला कि ब्लू वाला, कौन सा बिका है। बल्कि ये पावर बीआई क्या, ये इंसान भी नहीं बता सकता। अगर मैं आपको जाके बोल दूं कि खाली आपके पास आऊं और मैं बोलूं यार 220 वाला जो प्रोडक्ट की है ना वो उठा के जरा उसका प्रोडक्ट लेके आओ फटाफट से जाके गोडाउन से, तो आप यही बोलोगे ना यार कि सर इसकी तो दो दो कीस है। प्रोडक्ट की 220 वाला तो हेलमेट ब्लू भी है और आयरिश वाला ब्लू भी है, तो मुझे कौन सा लाना है मुझे ये तो बताओ। आपने तो दो दो रखा, आपने तो सिर्फ 220 बोला, आगे तो दो दो चीजें है 220 की पड़ी है, मैं कौन सा उठा के डब्बा लेके आऊं, आयरिश वाला कि ब्लू वाला। तो ये तो इंसान नहीं समझ सकता, तो पावर बीआई से कैसे उम्मीद रख सकते हैं। तो पावर बीआई भी फिर इस केस में क्या करता है, आपको एरर दिखाने लगता है कि आपके पास मैनी टू मैनी का एरर है, आपकी दोनों जगहों पे चीजें रिपीट हो रही है और मैं नहीं समझ सकता कि इनमें से 220 कौन सा वाला आपका बिका होगा। मुझे नहीं समझ में आ सकता क्योंकि रिपीटेशन है, मुझे नहीं इतनी अकल है कि मैं बता सकूं, ना इंसान के अंदर इतनी अकल है। सो फिर आपको हाईलाइट दे रहा होता है, और फिर इस केस में ना नॉर्मली आपको अपने इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेशन डीबीए वाले जो बंदे होते हैं ना उनके पास फिर जाके बोलना पड़ता है कि यार ये फाइल के अंदर मल्टीपल डायमेंशन के अंदर सेम इश्यूज आ रहे, सो आप इसको जरा सेट करो, इसकी की चेंज करो। सो बेसिकली प्राइमरी की इज ऑफ डायमेंशन टेबल एंड फॉरेन कीज आर इनफेक्टेबल, यस एल्वीना। ठीक है, तो वो फिर अपडेट कर देंगे इसको 221 कर देंगे प्रोबेबली। तो अब क्या होगा, अब चीजें इजीली कनेक्ट हो सकती है, अब आपका जो वो मैनी टू मैनी का एरर था ना वो हट के वन टू मैनी हो जाएगा वापस, क्योंकि अब चीजें रिपीटेशन नहीं है दोनों जगहों पे। अब्दुल्ला, वन टू वन की भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वन टू वन की एग्जांपल ये है, वन टू वन की एग्जांपल तो बल्कि मैंने आपको करवा दी है ऑलरेडी। मैं आपको दिखाता हूँ जाके उसको। सो यहाँ पे हमने उसका नाम चेंज कर दिया था आई गेस। कहाँ पर थी, कहाँ पर थी। ओके लेट्स डू इट अगेन। सो लेट्स से कि मैं अपनी टेरिटरी की है ना इंफॉर्मेशन को मैं ज़रा वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, सेल्स के अंदर जा रहा हूँ मैं। कहाँ है सेल्स का मेरा डेटा। ठीक है, इसकी मैं एक कॉपी बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं जाता हूँ ग्रुप बाय के ऊपर, और मैं टेरिटरी की के बेस पे क्वांटिटी सोल्ड निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये काम हमने ऑलरेडी कर दिया था, राइट। और मैंने आपको कहा भी था कि अब आप लोगों ने इनकी ऑलरेडी है ना क्या कहते हैं दोनों इसकी ये समराइजेशन कर दी है। अब मेरे बॉस ने आके बोला यार इसके नाम तो बताओ, तुमने नाम तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो याद है फिर मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, मर्ज यूडीज करके नाम लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको ये भी समझाया था कि मर्ज यूडीज कभी भी आप ये टेरिटरी की के बेस पे ना करो, बल्कि अपने मेन टेबल के अंदर जाके पहले आप इसकी है ना अंदर मर्ज क्यूरीज करके नाम ले आओ, और फिर नाम लाने के बाद ग्रुपिंग करो। मैंने आपको लास्ट क्लासों में समझाया भी था। सो देखो, अगर अब मैं यहाँ पे आके ना वो करूँ, इससे बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसे मैं इसे यहाँ पर होम क्लोज एंड अप्लाई पे जाके यहाँ पे लेके आता हूँ। सो देखो यहाँ पे मैं एक नया टेबल लाया हूँ सेल्स डेटा का, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो। सो सेल्स डेटा के अंदर इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, मुझे यहाँ पे नाम लेके आना है। ठीक है, तो टेरिटरी की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है, टेरिटरी की के अंदर अवेलेबल है, सही है ना, टेरिटरी वाला टेबल जो लुकअप टेबल इसमें है। सो अगर मैं अभी यहाँ पे आके मेरी टेरिटरी के साथ इसको कनेक्ट करूंगा, तो जैसे टेरिटरी की और टेरिटरी की, तो देखो वन टू वन का रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि अगर दोनों में रिपीटेशन नहीं, हमने इसके अंदर ऑलरेडी ग्रुपिंग कर दी थी। सही है, तो अब यहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप बन रहा है, और फिर इससे मेरे पास ये वाले नंबर्स आ जाएंगे खाली साफ साफ। तो वन टू वन भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में यूज ही नहीं होता, ना वन टू वन यूज होता है ना मैनी टू मैनी यूज हो रहा होता है। वन टू मैनी या मैनी टू वन इज दी ओनली
मॉडल जो कि यूटिलाइज हो रहा होता है, बाकी सारा आपका फजूल है, मैनी टू मैनी टू एरर ही है। और वन टू वन की तो रिपोर्ट बनती ही नहीं है, जब सामने ही आपके रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो आप क्यों उसको मतलब बना रहे हो, पीछे आके ही काम कर लो। ठीक है। सो जस्ट फॉर द एग्जाम्पल अब्दुल्ला, मैंने आपको ये करके दिखाया था। अच्छा, बाकी एक और चीज मैं आपको बताता हुआ चलूं कि याद है हमने मर्ज क्यूरीज की थी, मर्ज क्यूरीज करके काम निकाले थे अपने काफी सारे। तो मर्ज क्यूरीज है ना, इंडस्ट्री के अंदर कभी भी यूज नहीं हो रहा होता, क्योंकि मर्ज क्यूरीज क्या कर रहा होता है कि आपके मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आ रहा होता है आपके मेन टेबल के अंदर। ओके ना, तो इससे क्या होता है कि ना, कंपनी ये प्रेफर नहीं करती कि सारी इंफॉर्मेशन वो लोग इधर लेके आ जाए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना सीधा सीधा मॉडल बना देते हैं, और मॉडल बनाने के बाद वो लोग फ्रंट एंड के ऊपर सारी एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने आपको पीछे बताया भी था कि पावर क्यूरी के अंदर ये जो हम लोग ग्रुपिंग वगैरह कर रहे हैं ना सब, ये सिर्फ जस्ट फॉर एन आइडिया है। आइडिया लेके हम लोग फौरन इसे डिलीट कर देंगे, हम इसको रखते नहीं है अपने पास, ना हम लोग इसको फ्रंट एंड पे लोड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हम लोग क्यूरीज को मर्ज करते हैं, ये सब करते हैं ना, तो इससे हमारा जो डेटा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो खराब हो रहा होता है। क्योंकि डेटा नॉर्मलाइजेशन ने क्या कहा था कि एट्रीब्यूट वाली सिर्फ एक ही कॉलम को आपको रखना है एक टेबल के अंदर, बाकी सारे डायमेंशन के अंदर हो गए। सो अगर मैं मर्ज क्यूरीज करके प्रोडक्ट के नाम, उसके मॉडल नेम, इन सारी इंफॉर्मेशन को अगर मैं लेके आ जाऊंगा अपने फैक्ट टेबल के अंदर, तो जाहिर है उसका तो फिर वो मसला ही खराब हो गया ना, वो तो सारी मैंने डेटा नॉर्मलाइजेशन की धज्जियां उड़ा के रख दी। सो मर्ज क्यूरीज वगैरह आप नहीं कर रहे होते। बैक एंड पे हम लोग जस्ट क्लीनिंग वगैरह, जैसे अब्दुल्ला जी बिल्कुल आप सिर्फ क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हो, और क्लीनिंग वगैरह करके आप मॉडल पे पहुंच जाते हो फौरन। मैंने आपको सब कुछ इसलिए सिखाया था दैट एटलीस्ट यू गाइस हैव एन आइडिया। आप एक बेसिक टू एडवांस कोर्स में रजिस्टर्ड हुए हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सब सिखा दूं। बट इंडस्ट्री के अंदर बैक एंड पे सिर्फ क्लीनिंग हो रही होती है, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट वगैरह किया था और सफाइयाँ थोड़ी की थी, कंडीशनल कॉलम्स बनाए थे, बस वहां तक हो रहा होता है। जो ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम वाली चीजें थी ना, वो थोड़ी बहुत हो रही होती है। बाकी मर्ज क्यूरीज वगैरह कुछ नहीं हो रहा होता, वो करते ही नहीं है। अपेंड कर देते बट मर्ज कभी भी नहीं करते, क्योंकि मर्ज डेटा नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाता है। सो वो कभी भी नहीं हो रहा होता। ठीक है। सो ये आप लोग लिख के रख लो कि कभी ऐसी गलतियां करना नहीं, डेटा मॉडल ये सारे काम बड़े आसानी से कर जाता है। ओके। आज हमने ब्रेक भी नहीं लिया, आज चलो पूरी क्लास खत्म करके ही फिर ब्रेक ले ले, मतलब ब्रेक क्या, अभी आप थोड़ा ही टाइम रह गया, क्लास फिर खत्म ही करेंगे। खैर, सो आप लोगों ने मॉडल के अंदर हमारा क्या काम आज खत्म हो गया। ओके, मॉडल बस यही चीज थी। अब मॉडल के अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आएगी। फिल वक्त हमारा ये मॉडल रेडी है। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और ऑप्शंस दिखा देता हूँ, जो अगर आप लोगों को देखने हो, बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, पहला एक जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि आप अपनी सारी जो फॉरेन कीज है ना उनको हाइड कर दोगे। मॉडलिंग कर लिया आपने, मॉडलिंग करने के बाद आप अपनी सारी फॉरेन कीज को बंद कर दोगे। क्यों बंद करते हो, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि हम लोग स्टेप 3 में जाके सीखेंगे। फॉर नाउ, बल्कि स्टेप 3 नहीं, स्टेप 4 में सीखेंगे। ठीक है। बट फॉर नाउ यू जस्ट गाइस हैव टू नो कि हमें अपनी सारी फॉरेन कीज को बंद करके रखना है, और इसको लिख के रख लो कि सर से हमें बाद में ये पूछे चीज पूछने की क्यों बंद की, या सर हमें बाद में बताएंगे। तो फॉरेन कीज कौन सी है? जो आपकी रिपीटेड है। रिपीटेड सारी कहाँ पर है? सेल्स डेटा के अंदर सारी रिपीटेड थी मेरी। तो मेरी कौन कौन सी रिपीटेशन थी? प्रोडक्ट की थी। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट की पे होगा एक आंखें आएगी मेरे पास, तो मुझे इस आंख को बंद कर देना है। ठीक है। टेरिटरी की मेरी रिपीटेड है तो मैं इसे भी बंद कर दूंगा। कस्टमर की मेरी रिपीटेड है, मैं इसे भी बंद कर दूंगा। ऑर्डर डेट मेरी रिपीटेड है, क्योंकि ऑर्डर डेट को मैंने कैलेंडर से कनेक्ट कर दिया, तो मैं इसे भी बंद कर दूंगा। ठीक है। और कोई मेरी फॉरेन कीज मौजूद है? एनी अदर फॉरेन कीज दैट आई हैव? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी तो आपकी फॉरेन की थोड़ी है। प्रोडक्ट आईडी कहाँ से फॉरेन की हो गई? प्रोडक्ट की फॉरेन की थी, वो मैंने बंद कर दी। प्रोडक्ट तो आपका वो है ना, प्राइमरी की वो था, क्या कहते हैं, प्राइमरी की था ना। हाँ। आपकी ये जो सब कैटेगरी की है ना, ये आपकी है ना थी फॉरेन की।
इसको आपको बंद करना है क्योंकि ये रिपीटेशन थी। और यहाँ पे जो कैटेगरी की थी ये आपकी फॉरेन कीज थी, तो आपको इन सबको बंद कर देना है। इन सबको बंद करने से ये पे फ्रंट एंड पे आप लोगों को शो नहीं होगी। देखो यहाँ पे सारी कीज गायब हो चुकी होगी, सेल्स के अंदर देखो सब गायब हो गया, सारी कीज थी वो सब गायब हो गई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिस वजह से हम लोग इसे बंद रखते हैं, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज योर डेटा मॉडल। एनी इश्यूज गाइस इन द डेटा मॉडलिंग? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और नॉट, मुझे बता दो। ओके। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपने टेबल व्यू की तरफ। ये स्टेप 3 की तरफ हम लोग कदम नहीं बढ़ा रहे, अभी हम लोग थोड़ा सा और है ना चीजें देख रहे हैं मॉडलिंग के साइड से ही। मॉडलिंग में एक और चीज आ जाती है कि हम लोग है ना थोड़ा बहुत है ना फॉर्मेटिंग भी कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टेबल व्यू में आके अगर मैं देखूँ तो ये ना क्या कहते, डेट के अंदर आप देखोगे तो बड़ी खतरनाक किस्म की डेट लिखी हुई है। सो मैं चाहूँ तो इसको फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं टेबल व्यू के अंदर कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ। सो फॉर्मेटिंग मैं इसकी सही कर देता हूँ। नॉर्मली हम लोग ये फॉर्मेटिंग लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, इसका डेटा टाइप डेट है जो कि हमने पीछे बैक एंड पे पावर क्यूरी में रख दिया था। बाकी आप यहाँ पे आगे से फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। तो मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसकी। सही है, डेट्स वगैरह को हमेशा फॉर्मेट रखा करो। थोड़ा एक स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड रहता है मार्केट के अंदर कि आप चीज़ों को अच्छे से फॉर्मेट करके चलो। मैं बच्चों को हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितनी खूबसूरती से डेटा को प्रेजेंट करोगे ना उतना ही ज्यादा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। वरना इतने खतरनाक वे में प्रेजेंट करोगे ना तो हो गया काम। सो ये सारे कॉलम टेबल्स के अंदर जाओ, जहां जहां आपको लगता है ना कि फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है वहाँ फॉर्मेटिंग कर दो कोई ना कोई। सो इस वक्त यहाँ पर तो ऐसा कोई फॉर्मेटिंग नहीं है डेट्स की। सेल्स डेट के अंदर यहाँ पे डेट मौजूद है, इसको भी मैंने फॉर्मेट कर दिया है। स्टॉक डेट है, इसको भी मैंने फॉर्मेट कर दिया है। ठीक है, बस ये सब हो गए। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन आता है फॉर्मेट के अलावा, डेटा कैटेगराइजेशन का। अब हर जगह ये ब्लैंक ही शो होगा, अनकैटेगराइज्ड ही शो होगा। ये कुछ कुछ कॉलम्स के अंदर शो हो रहा होता है। कौन से कॉलम्स के अंदर शो हो रहा होता है? ये आपको शो होता है नॉर्मली कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, इनके लिए। पावर बीआई के अंदर कुछ चार्ट्स है जो कि लोकेशन बेस्ड होते हैं ना, कि आपको ये लोकेशन के चार्ट बना के दिखा देते हैं कि हर लोकेशन के अंदर कितनी सेल्स हो रही है क्या नहीं है। सो उसके लिए ना उन लोग है ना ये कंट्री के नाम इन सब का यूज करते हैं। सो पावर बीआई आपको ऑप्शन देता है कि आप इन कंट्रीज के नाम या फिर इन रीजन्स के नाम इन सबको है ना कैटेगराइज कर दो कि ये क्या है, मतलब ये कॉलम क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ताकि जब आगे चार्ट्स वगैरह बना रहे हो ना तो आसानी रहे। जैसे कि अगर मैं कंट्री को सिलेक्ट करूं और कैटेगराइजेशन पे जाऊं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास काफी सारे इसने ऑप्शन खोल दिए, क्योंकि इसने इसको पढ़ा और इसको पता चल गया कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस लिखा हुआ है, तो इसको अक्ल आ गई कि यार ये कोई ना कोई कैटेगरी है। तो इससे मुझे सारी कैटेगरीज दी है कि ये कंट्री है, काउंटी है, सिटी है, प्लेस है, एड्रेस है, स्टेट है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, क्या है। मैंने कहा ये क्या है? कंट्री है। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना, कंट्री और काउंटी में बहुत मसले होते हैं, गलती से हर बार बंदा काउंटी पे क्लिक कर देता है। तो इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। कंट्री पे क्लिक करो, देखो इसके आगे एक मैप बना हुआ आ गया है। सो ये मैप चार्ट्स के लिए यूज हो रहे होते हैं। आप लोगों को ये कैटेगराइजेशन कर लो ना तो ये थोड़ी सी आसानी हो जाती है आगे चार्ट्स बनाने में। नहीं भी करोगे तो मसला नहीं है, वैसे तो इतना अक्लमंद है पावर बीआई के वो खुद समझ जाता है। बट स्टिल, इफ यू कैन डू इट। रीजन का तो कोई ऑप्शन नहीं है तो रीजन को छोड़ दो। सेल्स डेटा के अंदर भी हमने सब कुछ बंद कर दिया था। इधर भी नहीं है, इधर भी कुछ है क्या? इधर भी कुछ ऐसा सच नहीं दिख रहा मुझे जिससे हम लोग सॉर्ट वगैरह कुछ कर सके। एंड इधर भी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ये सब में कहीं कुछ नहीं दिख रहा। एक लास्ट चीज थी, कैलेंडर टेबल के अंदर जाके आप लोगों को एक ऑप्शन ऑन कर देना है टेबल टूल्स के अंदर, मार्क एज डेट टेबल। ओके, क्योंकि ये आपको जब आगे टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे होते हो ना तो इसमें बड़ी हेल्प करता है ये। अगर आप इसको बता देते हो, ये पावर भी आपको थोड़े थोड़े ऑप्शंस दे रहा है कि यार मुझे बता दो कि आपका डेटा किस तरीके का है, ताकि जब आगे आप काम करो तो मुझे खुद को पहले पता हो कि क्या होने वाला है, तो मैं उस हिसाब से आपको डेटा सजेस्ट करता रहूं। सो ये काम छोटे मोटे कर दिया करो आके, कि मार्क एज डेट टेबल को ऑन कर दिया करो। और ये पूछ रहा है कि कौन सा डेट कौन सी है इसमें से। ठीक है ना, इतने सारे टेबल है तो इसमें से मेन डेट कौन सी है, तो मेन डेट ये वाली है।
सो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया और इसने कहा वैलिडेटेड सक्सेसफुली सेफ, और यहाँ आपका ये डेट बन चुका है। ओके, सो देखो इसको आगे की भी मिल गई है कि ये डेट है। सो ये छोटी मोटी चीजें जो आप लोगों ने कर लेनी है ताकि आप लोगों का जो डेटा है वो परफेक्टली रेडी हो जाए फॉर एनालिसिस। और आई गेस वी आर प्रीटी मच डन विद दिस क्लास। या, everything is okay. Just one more thing before we leave today, कि हमारा एक और टेबल लाना रह गया है, ठीक है। अभी ये हमारा एक फैक्ट टेबल था जिससे सारी सेल्स हमारी कनेक्टेड हुई हुई थी। विल गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा, बैकएंड पे हम जाएंगे, न्यू सोर्स CSV फाइल, और हमारी एक लास्ट फाइल रहेगा ये लाना रिटर्न स्टेट की डेटा की। अगर मैं इसे यहाँ पे ले आऊँ और ओके कर दूँ, इसके अंदर एज सच कोई हमारी चेंजेस नहीं रिक्वायर्ड है, खास नहीं, सब रेडी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास टेरिटरी और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि हर टेरिटरी से हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं और हर प्रोडक्ट से कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। इसका मतलब वही समझ के चलो, दराज पर जैसे सेल्स हो रही होती है ना, तो सेल्स का डेटा होता है। तो एक वो लोग अलग टेबल बना रहे रिटर्न्स का, कि हर जगह से रिटर्न कितना आ रहा है। जाहिर है हर कोई तो एक्सेप्ट नहीं करता, वो मना कर देता है, भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, और कुछ बोलते हैं डिफेक्टिव माल है, भाई जाओ लेके जाओ, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो ये लोग रिटर्न्स का भी निकाल रहे रेट कि हर टेरिटरी के अंदर कितना रिटर्न आ रहा है, ताकि इनको बाद में पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिफेक्टिव निकलता है बार बार, कौन सी टेरिटरी में सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। तो है ना, इनको पता चल जाता है लोगों के बारे में कि वहाँ के लोग है ही ऐसे कि बार बार रिटर्न कर देते हैं, या फिर प्रोडक्ट ही खराब है जो बार बार रिटर्न आ रहा है। तो इसकी भी लोग एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पे इसकी भी एक रिपोर्ट बनाई हुई कि किस तारीख को किसने रिटर्न किया है, किस जगह से रिटर्न हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट था, एंड सो ऑन। हम लोग इसे भी अप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा यहाँ पे वो हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मेरा फैक्ट टेबल है कि डायमेंशन टेबल है, क्या लग रहा है? यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट डिफाइंड हो रहा है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर मेरी डे टू डे ट्रांजेक्शन है ये? बताओ मुझे चैट पे, इज इट अ डायमेंशन टेबल और इज इट अ फैक्ट टेबल? डायमेंशन वर्सेस फैक्ट, ये बताओ डायमेंशन है या फैक्ट है? फैक्ट, गुड, इट्स अ फैक्ट टेबल। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमारी सही ट्रांजैक्शंस है और इसके अंदर रिपीटेशंस बहुत ज्यादा है। ओके, सो बस हमें भी इसे भी यहाँ पे ले आना है, इसे भी हमें कनेक्शंस बना लेने हैं ताकि हम लोग इसके ऊपर भी एनालिसिस कर सके। ये एक पैटर्न होता है, आपके सारे डायमेंशन टेबल्स ऊपर रहते हैं नॉर्मली, और आपके जो सारे फैक्ट टेबल्स हैं उनको आप नीचे रखते हो। यहाँ से भी आप कनेक्शन बना सकते हो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या फिर आपके पास मैनेज रिलेशनशिप्स का ऑप्शन आता है ऊपर होम टैब पे, उस पे जाओ तो देखो यहाँ पे आपको सारे रिलेशनशिप जो एक्टिव है ना वो दिख जाएंगे। आप चाहो तो ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हो। अरे हाँ, मजे की चीज याद है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑप्शंस पे आके पहली क्लास के अंदर हमने इसे बंद किया था, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप व्हेन डेटा इज लोडेड। इसको हमने अनचेक करवाया था मैंने आपको। इसका रीजन ये था कि अगर आप इसे चेक रखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप बना देता। अब यहाँ पे जब ये बनाता ना तो सही बनाता, मुझे उम्मीद थी कि ये सही बनाता। क्यों? क्योंकि डेटा कम है, टेबल कम है, सिर्फ 7-8 टेबल है, और उसके अंदर बड़ी सफाई से बताया गया हुआ था कि ये कस्टमर की है, ये कस्टमर की है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, नाम से भी पता चल रहा था। मगर इंडस्ट्री के अंदर आप इसे कभी भी ऑन नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि जो रियल कंपनीज का डेटा है ना उसके अंदर ये 7-8 टेबल नहीं होंगे, 40-50 टेबल होंगे। और पर अगर डेटा मॉडल ने खुद से ग्रुपिंग, खुद से मॉडलिंग कर दी ना ऑटोमेटिकली, तो फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि उसने सही की है कि गलत की है, और उसको देखने के लिए आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कि उसने सब सही किया है कि नहीं किया है। तो वो जो टाइम जितना उसमें लगता है ना, उससे बेहतर है खुद बना लो। वो ज्यादा आसान है कि खुद बना लो, पता चले कि हमने सही काम किया, उसने जो बनाया है वो गलत निकलता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम गलत निकल रहा होता है। इस वजह से हमें इसे ऑफ कर देते हैं ऑप्शन को, ताकि हम खुद बना सके। आप लोग चाहो तो अगर पीछे बंद कर दिया तो आप यहाँ पे भी आके ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो वो खुद डिटेक्ट कर लेगा। बट आई नेवर सजेस्ट दिस कि आप इसके थ्रू करो। ठीक है, आप वही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया करो खुद ही, या फिर न्यू रिलेशनशिप में जाओ, यहाँ पे आके अपना पहला टेबल सेलेक्ट करो। जैसे मुझे रिटर्न को कनेक्ट करना है टेरिटरी के साथ, तो मैं लिखता हूँ टेरिटरी,
अब मैंने पहले टेरिटरी को सिलेक्ट किया, तो मतलब वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि वन इधर है और इधर मैनी। सो रिटर्न्स के साथ मुझे कनेक्ट करना है, और मुझे इन दोनों को हाईलाइट कर देना है कि इन दोनों को कनेक्ट करना है, वन टू मैनी। ओके, सेफ। और ये आपका रिलेशनशिप बन गया। ओके, सो ये भी एक तरीका है, वरना फिर वो तरीका तो था ही आपका कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके बना ही सकते हो। सो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा काम था। ठीक है, और रिटर्न डेट को मुझे डेट से कनेक्ट कर देना है। आदिल, यस, हमने उनको कनेक्ट कर दिया था ना, सेल्स डेटा के अंदर अपेंड कर दिया था ना। इसके अंदर अपेंडेड है। ठीक है, 2020 से लेके 2022 तक का पूरा डेटा अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज दिस इज इट, वी आर डन। सो गाइस, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके ग्रेट, तो बस आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। हमारा डेटा नॉर्मलाइजेशन और डेटा मॉडलिंग भी कवर हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग डेक्स स्टार्ट कर देंगे, हमारे जो कैलकुलेशंस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप लोग वन बाय वन, मतलब स्टेप 3 पे हम लोग पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, सो होपफुली आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। इसे एक बार जरूर वापस रिपीट करके क्लास को लाजमी देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब बच्चों को अभी आसान लग रहा है, जब खुद करने पे आते तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सो इसे डेफिनेटली प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, सो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।